काउंसलिंग को लोग क्या समझते हैं? थोड़ा सा आप ही इंटरेक्ट करके बताइए, काउंसलिंग को लोग क्या समझते हैं नॉर्मली? आप में से कोई भी बोल सकते हैं। मैम ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो बैठ के एक इंटरेक्ट करने पर शायद उसका सॉल्यूशन पॉसिबल कुछ निकल सके। ओके, मतलब वो सॉल्यूशन दे सके। ओके, इसका मतलब है यूजुअली हम ये समझते हैं कि भाई काउंसलिंग का मतलब ये है कि उन्हें सलाह मशवरा दे दे, एडवाइस दे दे। ओके, यही एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है काउंसलिंग के बारे में, क्योंकि काउंसलिंग में हम बिल्कुल एडवाइस नहीं देते। आप देखेंगे ग्रेजुअली कि क्या होता है, लेकिन आम जनता में यही विचार है कि काउंसलिंग का मतलब है एडवाइस देना। और आप लोग बहुत जगह देखते होंगे जो इश्तिहार आता है, काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू बी हेल्ड ऑन सच एंड सच डे। वो काउंसलिंग थोड़ी है, वो तो है कि भाई आप आओ और अपने आप को भर्ती कराओ, एडमिशन कराओ। काउंसलिंग तो वो होती है जिसमें आप अपने बारे में समझ सकें, जान सकें और फिर खुद फैसला ले सकें। आपको हम मदद करते हैं, वी असिस्ट यू, बट वी डोंट डू थिंग्स फॉर यू। ये बहुत मुश्किल चीज है, क्योंकि हमें सबको एडवाइस देना बहुत अच्छा लगता है। आप देखो सुबह से शाम तक हम लोगों को एडवाइस ही देते रहते हैं, लेकिन काउंसलिंग में ये रोकना पड़ता है एडवाइस देना, और फिर आगे बात चलती है। तो इसलिए ये देखते हैं कि एज टीचर्स क्या हमें इसकी जरूरत है। आप लोग भी टीचर्स हैं, बीकानेर वाले भी टीचर्स हैं, रियाद वाला भी टीचर्स हैं, आप लोग टीचिंग कर चुके हो ना? ओके, तो एज टीचर्स क्या आपको स्टूडेंट्स आके कभी अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं? हाँ, किस तरह की बताते हैं आप बताइए? अपने अगर पढ़ाई से रिलेटेड हो तो वो बताते हैं, या कभी कभी कैरियर के बारे में प्रॉब्लम बता देते हैं, या फाइनेंशियल कोई दिक्कत हो तो। ओके, क्या इनके अलावा कोई और भी बात करते हैं? कोई भी आप बता सकते हैं? पर्सनल प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करते हैं। हाँ, जैसे कि मैं इस वजह से घर पे ये प्रॉब्लम है, सब मैं ऐसे परेशान हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरह समस्या कभी ले आते हैं। ये भी सब ले आते हैं। ये जो चीज ना कि पढ़ाई मुझे मुश्किल लग रही है या करियर में क्या करना है, ये बहुत ऊपरी चीजें रह जाती हैं। असल चीजें जो हमें तंग करती हैं, जो आप कह रहे हो, पर्सनल प्रॉब्लम्स। जैसे मान लीजिए घर में उस लड़का या लड़की जो भी है, उसके माँ बाप का आपस में झगड़ा चल रहा है और टूटने के किनारे बैठे हुए हैं, तो क्या वो आके आपकी क्लास में आराम से पढ़ सकता है? क्लास में बैठ के भी ध्यान उसका यही होगा, पता नहीं मेरे बाप मेरी माँ को मार ना दे, झगड़े में क्या हो जाए, मैं नहीं हूं वहां, अलग करने वाला नहीं हूं और एक्चुअली कुटाई एक दूसरे से कर रहे हैं, या मेरा बाप शराब पी के आ रहा है, मेरी माँ को मार रहा है, तो वो आपकी क्लास में बैठ के भी ध्यान नहीं दे सकते। फिर एक और चीज होती है, आपकी क्लास में जो लड़के लड़कियां आते हैं, को एजुकेशन है ना आपकी, किस उम्र के आते हैं? 15 to 22। अब देखिए वो 15-16 साल की उम्र जो होती है, आप भी उसमें से गुजरे हैं, आप सब भी उसमें से गुजरे हैं। सोच के देखिए क्या होता है 15-16 साल में। क्या लड़के को लड़की अच्छी लगती है कि नहीं लगती, और लड़की को लड़का अच्छा लगता है कि नहीं लगता? और ये बहुत बड़ी चीज होती है जिसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते एज टीचर्स। हम आंख मोड़ के खड़े हो जाते हैं, कबूतर बन के आंख बंद कर लेते हैं, बिल्ली को देखते ही नहीं है, लेकिन बिल्ली तो बैठी है वहां। एडोलेसेंट डेवलपमेंट हो रही है, प्यूबर्टी डेवलपमेंट हुई है, हार्मोन्स चेंज हो गई हैं, सारा नजरिया देखने का सब बदल गया है। प्रॉब्लम आती है कि इस तरह के ओके, लेकिन कोई बताने वाला तो होता नहीं था। आप में से कोई जो बैठे हैं, किसी के स्कूल में सेक्स एजुकेशन हुई थी ना? सेक्स एजुकेशन का नाम सुन के लोग घबरा जाते हैं। मैं आपको एक वाकया बताती हूँ। आज से कोई 35 साल पहले जलंधर टीवी वालों ने मुझे बुलाया, कहा आधे घंटे का आपकी इंटरव्यू लेंगे, आप जो मर्जी चाहे बोलो। तो क्या बोलोगी? मैंने कहा आई स्पीक ऑन सेक्स एजुकेशन। 35 साल पहले, क्योंकि कुछ ऊपर वाले ने मुझे बख्शिश दी है कि मैं भविष्य को थोड़ा सा समझ लेती हूँ, देख लेती हूँ। तो मैंने कहा कि फ्यूचर जिस तरह से हम जा रहे हैं, देखना एक दिन टाइम आएगा कि सेक्स एजुकेशन की बहुत जरूरत पड़ेगी हमें। मुझे कहते नहीं मैडम, आप एजुकेशन पे बात कर लो, सेक्स का नाम काट दो। मैंने कहा मैं यहाँ कोई सेक्स करने की डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दे रही हूँ, सेक्स एजुकेशन, एम्फेसिस ऑन एजुकेशन, मैं वो कराने जा रही हूँ आपको। आप सोचेंगे सेक्स एजुकेशन क्या कराते हैं? सबसे पहली चीज तो अपने बारे में जानो, अपने शरीर के बारे में जानो, क्योंकि जब हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं, कहते हैं ना एजुकेशन इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, तो पर्सनैलिटी में सबसे पहले आपकी फिजिकल बॉडी नहीं आती,
कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, काया ठीक है तो आप खुश हो। आपको मान लो दर्द हो रहा हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ हो, तो आप ऊपर चढ़ भी नहीं सक रहे हो, सीधा नहीं क्लाइम कर रहे, तो आप क्या खुश रहोगे? नहीं ना। तो शरीर सुखी है तो सुखी है। अब जब आपकी प्यूबर्टी आती है तो शरीर में तो उथल पुथल मच रही है। आप मान लीजिए लड़कों का स्पर्ट जो होता है वो बहुत क्लासिक होता है। आप 9वीं में थे, इतने से थे, 10वीं में इतने हो गए, सडनली चेंज बढ़ गए। अब चेंज जब आप बढ़े, हाथ पैर भी बढ़ गए, पता ही नहीं चला। आप पहले ऐसे याद करते थे तो कोई चीज टूटती नहीं थी, अब आपने ऐसे याद किया, धड़ चीजें टूटनी शुरू हो गई। माँ बाप ने कहा, हर तीसरे दिन कहता है जूता छोटा हो गया, हर तीसरे दिन तेरी पैंट छोटी हो जाती है। हम तो पैंटें और जूते बना के तंग आ गए। तो आपको बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है मैं बाप माँ का इतना पैसा खर्च रहा हूँ, रोज जूते रोज पैंटें बना रहा हूँ। अब इसमें आपका कसूर तो नहीं है ना। माँ बाप भी ऐसे हैं कि जिन्होंने पेरेंटिंग जानी नहीं। अगर पेरेंटिंग जानते तो कहते, अच्छा बेटे तू लंबा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी कि तू बढ़ रहा है, तू लंबा हो रहा है। ये जो कह देते ना, तू इतना लंबा है, तो जूते फिर छोटे हो गए, पैंट फिर छोटी होगी, तो आप क्या करते? ऐसे झुक के चलना शुरू कर देते, करते ना, ऐसे झुक के चलना शुरू कर देते हैं। लड़कियों को भी ये कहा जाता है, हाय हाय इतनी जल्दी बड़ी हो गई, ओहो इतनी जल्दी बड़ी हो गई। तो उसको लगता है हाय मैंने कोई कसूर किया है, मैं बड़ी क्यों हो गई। तो माँ बाप को भी पता नहीं होता, और इस सारी सिचुएशन के साथ वो आपके पास आ रहे हैं। और ये टाइम है जो हार्मोन्स आपकी बिल्कुल चेंज हो रही हैं। फीमेल हार्मोन, मेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, उधर प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इसके बारे में कोई आपको बताता ही नहीं है। अब इससे सारा आपका वजूद चेंज हो रहा है, बॉडी प्रोपोर्शन चेंज हो रहे हैं, ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं। इसके बारे में अगर ठीक ठीक तरह से साइंटिफिकली बताया जाए तो फिर आपको तकलीफ नहीं होती। मैं क्योंकि ये कंडक्ट करती हूँ वर्कशॉप्स 8, 9, 10, लड़कियों की तो 7 से शुरू करनी पड़ती है क्योंकि उनकी जल्दी डेवलपमेंट होती है। एक बार आप ये समझ जाओ, फिर इसके साथ समझो कि सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट नहीं है, इसके साथ आपकी मेंटल, इमोशनल सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, थोड़ा सा अपने जिंदगी के 15वें 16वें साल में जाइए और मेरे बात का जवाब दीजिए कि आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता था? माँ बाप से झगड़ा होता था? ओके। लेकिन जब आप 8-9 साल के थे, 10 साल के थे, तब आता था? तब हैप्पी गो लकी थे, कलंदर थे। अब टेस्टोस्टेरोन की वजह से जो हार्मोन्स आपकी डेवलप हो रही है, लड़कों की बात कर रही हूँ, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। और गुस्से में आके, क्योंकि आपके अंदर ग्रोथ होने से ताकत आ गई है, तो मारा पीटी भी शुरू हो जाती है। इस टाइम पे याद कीजिए, पीयर ग्रुप में मारा पीटी हो जाती थी कि नहीं हो जाती थी? रोज स्कूलों में देखते हैं कि अखबारों में आता है मारा पीटी हो गई, कुछ हो गया। वो इसलिए है कि आप में स्ट्रेंथ आ गई है, उसका कोई डाइवर्जन नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे एक स्कूल है चंडीगढ़ में, उसका नाम है विवेक। तो उनकी प्रिंसिपल जो है बहुत डायनेमिक, बहुत अलग तरह की है, मिसेस पीके सिंह। वो कुछ दिन के लिए बाहर गई हुई थी, कुछ साल के लिए। जब लौट के आई तो उन्होंने देखा कि लड़के 9वीं 10वीं में खूब मोटे मोटे हो रहे हैं क्योंकि कोई एक्सरसाइज नहीं थी, सारा दिन क्लास में बैठे, सारा दिन खा रहे, और अच्छी खूब पैसे वालों की फैमिली से आ रहे हैं। उन्होंने अपना जो पीटी वाला टीचर था, फिजिकल एजुकेशन वाला, उसको कहा इनको 10 चक्कर दौड़ा के स्कूल के लगाओ। पहले दिन तो बड़े लड़के गुस्से हुए, लड़कियों को 3, लड़कों को 10। कहते लड़कियों को 3 क्यों लगवा रहे हो, लड़कों को 10 क्यों लगवा रहे हो? अभी तक वो बच्चे ओबेसिटी के सर्कल में आ गए थे। आप ओबेसिटी समझते हो ना, आजकल ओबेसिटी बहुत है, और इस उम्र में ओबेसिटी हो जाए तो समझो अगली जिंदगी आपकी बीमारी में घुसेगी। 10 चक्कर लगवाने शुरू किए, महीने भर बाद लड़कों की ट्रिमिंग शुरू हो गई ओबेसिटी कम शुरू हो गई, और माँ बाप खेल गए। पता नहीं, अब तो आता है घर में, कुछ शोर शराबा नहीं जाता, थक के सो जाता है, 9 साढ़े 9 बजे सो जाता है। तो फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी एसेंशियल। तो हम तो कोई फिजिकल एक्सरसाइज कराते ही नहीं स्कूल में, आजकल ग्राउंड ही नहीं होता, कराएं क्या? और अगर कोई फिजिकल होता भी है, अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसको खिला देते हैं, बाकी सबकी तो नहीं होती। लेकिन सारे बच्चों की A to Z होनी चाहिए, क्योंकि इतनी आप में वो एनर्जी आ रही है, उसको आप यूटिलाइज तो कर नहीं रहे। हम जब स्कूल में होते थे,
एवरी डे 1 घंटा सुबह हमारी पीटी होती थी लाजमी तौर पे, पीटी जिम एवरीथिंग होता था, और शाम को हॉस्टल के अंदर 1 घंटा ग्राउंड में जाके खेलना पड़ता था। तो आप सोचिए कि मैं सारी गेम्स खेली हुई हूँ, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, टेनिस, एवरीथिंग आई हैव प्लेड। जिम्नाजियम भी किया हुआ है सारा, पमल हॉर्स और वो जंप करना और रोप क्लाइंबिंग। इससे क्या होता था, 1 घंटे बाद सब जो सरप्लस एनर्जी थी वो खत्म हुई थी और पढ़ाई में ध्यान लगा के करते थे। अब ये चीजें जब नहीं हो रही तो फिर ध्यान कहाँ जाएगा? स्पर्ट तो हो रहा है, ध्यान तो वहीं जाएगा, लेकिन वो कोई बताने वाला कुछ नहीं है कि भाई इस उम्र में हार्मोन्स की वजह से एक चीज होती है अट्रैक्शन, ऑपोजिट के साथ होता ही होता है, लेकिन क्या वो लस्ट हो रही है या इन्फैचुएशन हो रही है या अट्रैक्शन हो रहा है या लव डेवलप हो रहा है? लव की हम क्यों नहीं बात कर सकते? लव बहुत अच्छी चीज है। ढाई आखर प्रेम का बड़े सो पंडित हुए। तो क्या आपको सिखाया कभी किसी ने लव होता क्या है? आजकल क्या है, लड़की मुझसे नहीं बात करने को तैयार है, नहीं मेरे एसिड फेंक दो उसके मुंह पे, फिर खुद जेल जाओ। ये क्यों हो रही है चीजें? अगर हम समझाएं कि लव का मतलब क्या है, लव का मतलब ग्रैब करना नहीं है, लव का मतलब तो देना है। जिसको आप प्यार करते हो उसके लिए सब चीज निछावर कर देते हो। तो निछावर में एसिड फेंकना थोड़ी होता है। तो फिर हम क्यों डरते हैं सेक्स एजुकेशन कराने से? और मैं ये सब कराती हूँ तो मैं उनसे पूछती हूँ, भाई तुम्हारे लिए लव का क्या मतलब है? वो खुद बोलते हैं दूसरे का ख्याल रखना, ये करना, वो करना। और मैंने कहा कि वैसे क्या होता है, अट्रैक्शन में क्या होता है, लस्ट में क्या होता है, ये होता है। तो मैंने कहा फिर क्या करना चाहते हो? फिर वो खुद बच्चे बोलते हैं लव इज मच बेटर देन ऑल दीज थिंग। और हम तो जिंदगी में लव करना चाहेंगे, ये करनी इन्फैचुएशन और ये और आज चक्कर चला कल निकाला ये नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि हम उनसे खुल के बात कर लेते हैं तो ये करते हैं। आप याद कीजिए कि आपके 8वीं 9वीं 10वीं में बायो होती थी, आपकी बायोलॉजी होती थी कि नहीं? उसमें एक चैप्टर होता था रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या आपको पढ़ाया जाता था? वो नहीं, अवॉइड करते थे टीचर कहते थे नहीं घर से पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम मदर से पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। माँ कहती थी इस चैप्टर को छोड़ो, इसमें से कोई लेना देना नहीं, गंदा है। माँ कई बार गंदा वर्ड भी कह देती थी। फिर आप क्या करते थे? क्योंकि क्यूरियोसिटी जाती थी इस चैप्टर में क्या बात है जो नहीं करे। फिर आप इंटरनेट पे जाके उल्टी सीधी चीजें देखते थे, क्योंकि आजकल इंटरनेट मौजूद है और इंटरनेट के ऊपर ऐसी ऐसी चीजें आती हैं कि जो कि सेक्सुअल एबरेशन है। हम नॉर्मल बताते नहीं है तो एबरेशन पे बच्चे चले जाते हैं। फिर एबरेशन में होके क्या कांड होते हैं? ब्लू फिल्म देखते हैं, निर्भय कांड होते हैं। एक नॉर्मल लड़का, मैं सोच ही नहीं सकती कि जो निर्भय के साथ उन्होंने किया वो कर सकते, क्योंकि अगर एक लड़के को ठीक ठीक चीजें समझाएं सिखाएं तो ऐसे नहीं कर सकते वो। हमें ये लगता है कि लड़कों को सब चीज पता होती है, बिल्कुल पता नहीं होती। जब मैं उनको कराती हूँ बहुत, मैं कहती हूँ खुल के सवाल पूछो, पूछते हैं सवाल, बहुत बहुत उनको अपने ऊपर शक होते हैं, डाउट होते हैं, हर चीज की प्रॉब्लम होती है। देन दे आस्क एंड व्हेन दे आस्क एंड दे रियलाइज कि ये सब चीज हो रही है, पूरी देखने का नजरिया बदल जाता है। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, आपने जोधा अकबर देखी है? देखिए जोधा अकबर, जोधा अकबर में देखिए वो सीन शादी के बाद जब वो आता है अकबर, तो उसको ऐसे करके हाथ छूने की कोशिश करता है, वो हाथ अपना ऐसे कर लेती है, कहता मैं तब तक आपको हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक आप मुझसे इश्क नहीं करोगी। और फिर आपको याद है जब वो एंड वाला सीन होता है, कितना खूबसूरती से दिखाया गया था कि आप मुझसे इश्क करती हो, कि आप मुझसे प्रेम करते हो, बेइंतहा। फिर जो कंज्यूमेशन ऑफ लव है उसका खूबसूरती और है पर ये हम करने को तैयार नहीं होते। तो प्रॉब्लम जो आपके पास आती हैं कहीं पीछे उस चीज के ये छुपा होता है। एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ा खांसी हुई है। इसके साथ साथ ड्रग अब्यूज, पंजाब में तो आप सुनते हैं, अखबारों में रोज देखते हैं, यूपी में भी कोई कम ड्रग अब्यूज नहीं है। वो जो खैनी होती है वो भी क्या है? नशा है, गुटखा, वो सब नशा है। फिर गांव में आपको लगता है कि भी नशा नहीं कर रहे, मैंने देखा भांग तो वैसे ही लगी होती है, जंगल के जंगल लगे होते हैं, भांग खाई, अफीम खाई, कुछ भी लिया। जरूरी नहीं कि ब्राउन शुगर खा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं। नो, द रेंज ऑफ ड्रग्स इज फ्रॉम हाईटेक टू बिल्कुल जंगल में अवेलेबल है आपको, नेचर में। पर क्या हम सिखाते हैं उनको, बच्चों को, कि भाई ड्रग से क्या होता है क्या नहीं होता?
और सेक्स ड्रग ये आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ के फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर कोई आपका लड़का या लड़की ड्रग अब्यूज ले रहा है तो क्लास में पढ़ सकता है? उसको तो तलब हो रही है कि मुझे हाय जाके खाना है, तो वो आपके क्लास में ध्यान कैसे देगा? भागेगा, चोरियां करेगा, पैसे नहीं होंगे चोरियां करेगा, ये सब चीजें आ जाएंगी। तो क्राइम के साथ जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? तो इसलिए हमें काउंसलिंग की बहुत सख्त जरूरत है। अब ये चीज मैंने दिखाई है कि आपके कॉलेजेस में चाहे आप फैकल्टी हो चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, काउंसलिंग की जरूरत है, क्योंकि आपके स्टूडेंट को प्रॉब्लम है। ना भी कोई आपके पास प्रॉब्लम लेके आए, एक ग्रुप गाइडेंस चीज होती है, ग्रुप को अवेयर करना, आगाह करना, ड्रग्स क्या होती हैं, अल्कोहल क्या होता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट क्या होती है, आपकी मोरालिटी क्या होती है, इस चीज को हम आगाह करते ही नहीं। इंजीनियरिंग कराते हो ना आप, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तो करा देते हो, लेकिन उनके साथ ये जुड़ी हुई चीजें जो उनको क्यों नहीं कराते? कम से कम महीने में एक क्लास ऐसी होनी चाहिए ना। लेकिन ऐसा होता क्या है कि आप जो टीचर्स हो, आपकी कभी हुई काउंसलिंग से वाकफियत नहीं, लेकिन स्टूडेंट की प्रॉब्लम तो है, तो ट्रेनिंग की तो जरूरत है ना, कम से कम आगाह करने की तो जरूरत है ना कि भाई ये चीज बहुत जरूरी चीज है। अभी देखिए, आपने नवोदय स्कूल का नाम सुना होगा, वो गरीब तबके के बच्चों को, रूरल बच्चों को लेके करते हैं। एज फार एज एकेडमिक अचीवमेंट इज कंसर्न, बहुत अच्छे बच्चे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनके टीचर्स का रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। मैं बहुत सालों से उनके साथ भी जुड़ी हुई हूँ, अभी कल भी उनके साथ ही प्रिंसिपल्स को करा के आई, और प्रिंसिपल को क्या कराया? अवेयरनेस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, क्योंकि प्रिंसिपल अगर अवेयर हो जाता है तो फिर टीचर्स को गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए आने देता है। तो मैं क्योंकि बहुत साल से कराया थी, तो मैंने कहा आप सारी ट्रेनिंग कराते हो, व्हाई डोंट यू डू काउंसलिंग फॉर टीचर्स? तो वो काउंसलिंग से ओरिएंट हो जाएंगे तो बच्चों को देखभाल कर सकते हैं। तो जब कराई तो कहने लगे हाँ ये सब प्रॉब्लम्स आती है और हमें पता नहीं चलता कैसे हम डील करें। तो वो ये पार्ट है कि ट्रेनिंग क्यों नहीं करा देते। तो अच्छी बात है कि आज ऑनलाइन आपकी ट्रेनिंग हो रही है, लोग देख भी सकते हैं, आप सुन भी सकते हो। अब ये है कि बेसिक काउंसलिंग किस किस चीज के लिए चाहिए होती है वो आप पढ़ सकते हो, मैं आपको समझाती जा रही हूँ। स्टूडेंट को क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं है? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, कोई ब्रैग करता है, कोई बुली करता है, ये सब चीजें होती है कि नहीं? आपने कभी बुली की साइकोलॉजी पढ़ी है? पता आपको बुली कौन बनता है? जो अंदर से खोखला होता है। आप ये हैरान होंगे, आपको लगता है कि बुली जो है बड़ा ताकतवर है, ये वो नहीं होता। अंदर से जब आदमी खोखला हो जाता है तो ऊपर एक जामा ओढ़ लेता है, वो जामा बुली का होता है। जैसे जैसे बुली को हम रिजॉल्व करते जाते हैं, अंदर की तह पे पहुंच के उससे उसका अपना साक्षात्कार करा देते हैं, बुलीपना खत्म हो जाता है। मैं तो काउंसलर हूं, तो मैंने ऐसे केसेस को ट्रीट किया हुआ है ना। फिर इमोशनल प्रॉब्लम्स होती कि नहीं होती? गुस्सा आ रहा है, दिल फंस रहा है, लोगों का ये इमोशनल प्रॉब्लम्स है ना। उदासी हो रही है, लोनलीनेस हो रही है, ईर्ष्या हो रही है लोगों से, ये सब इमोशनल प्रॉब्लम नहीं है। रैगिंग की प्रॉब्लम ये सब है ना, इसमें सारी रैगिंग सब चीज आ जाती है। रैगिंग क्यों करते हैं आपको पता है? क्योंकि मैंने इस पे साइकोलॉजिस्ट हूं तो मैंने काम कराया हुआ है और मैंने करके दिखाया है कि कैसे रैगिंग नहीं होती। अगर हम आइस ब्रेकिंग कराएं तो रैगिंग नहीं होती। मैंने फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी 3-3 घंटे की आइस ब्रेकिंग करा के दिखाई है। आइस ब्रेकिंग के बाद में कहती हूँ अब देखो कोई आपके झगड़े चल रहे हैं। पहले जब बैठे होते हैं, लड़के इधर बैठे हैं, लड़कियां इधर बैठी हैं और घूर घूर के एक दूसरे को देख रहे हैं, और 3 घंटे बाद सब मिले जुले होते हैं, कोई किसी को ऐसे करके नहीं देख रहा, कोई ऐसे करके नहीं देख रहा, सब एक दूसरे से अच्छी तरह बात कर रहे होते हैं। रैगिंग क्यों करते हैं? रैगिंग मैंने पूछा है क्यों करते हैं, कहते जी हम इंट्रोडक्शन करा रहे होते हैं, इसमें कुछ पता। रैगिंग इज इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन है? किसी को आपने तंग करा, किसी को मारा, किसी को पीटा, किसी को मुर्गा बनाया, किसी को कपड़े उतार के नंगा कर दिया, क्या ये आपकी इंट्रोडक्शन है? झगड़े होने पे पूछते हैं तो सीनियर बोलते हैं मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते नए वाले। रिस्पेक्ट कब आती है? जब हम रिस्पेक्ट के योग्य बने। क्या सीनियर्स को रिस्पेक्ट के योग्य बनाते हैं? अब मैं आपको यूके का बताती हूँ। वहां पे क्या करते हैं, जैसे आप मान लो सेकेंड ईयर में आ गए हो या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, नए स्टूडेंट साउथ से आ रहे हैं, नॉर्थ से आ रहे हैं, ईस्ट से आ रहे हैं, वेस्ट से आ रहे हैं, सब जगह से आ सकते हैं ना आपके पास। तो एक एक सीनियर स्टूडेंट की ड्यूटी लगाई जाती है कि आप एयरपोर्ट पे जाओ या जहां से भी आ रहे हैं वहां जाओ, 4-4 स्टूडेंट के नाम उनको दे देते, ये तुम्हारे वार्ड है। वार्ड समझते हो ना, इसकी जिम्मेवारी तुम्हारी है
इनको एडजस्ट कराना, हॉस्टल के अंदर एडजस्ट कराना, कॉलेज से एडजस्ट कराना, ये तुम्हारा काम है। आप सोच के देखो, आपके पास 4 वार्ड हो तो आप रैगिंग करोगे कि उनकी रक्षा करोगे? करोगे कि नहीं? जिम्मेवारी आपको दे दी, आप भी खुश, मेरे भाई बच्चे बड़े खुश थे, दे एडजस्टेड वेरी वेल, तो आपको भी अच्छा लगेगा, तो रैगिंग खत्म हो जाएगी। हम ये क्यों नहीं करते? आइस ब्रेकिंग करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, सीनियर्स को कहें कि तुम्हारे हिस्से ये 4-4, 5-5 बच्चे हैं, तुमने इनको करना है सारा, वो करना शुरू कर देंगे। तो ये चीजें हमें सिखाई तो जाती नहीं, हमें तो सिर्फ क्या किया जाता है, आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है और क्लास में भेज दिया जाता है, जाओ। बताया नहीं जाता भी कैसे पढ़ाओ, क्यों पढ़ाओ, क्या करो, फिर आप क्या करते हो? ये आप जो सजेशन दे रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और ये इसको फॉलो नहीं करते, बिल्कुल ऑपोजिट जाते हैं। वो बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं फर्स्ट ईयर फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड ईयर, बिल्कुल बातचीत। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि आपका प्रिंसिपल भी जो है ना, वो गाइडेंस जाता है ना काउंसलिंग जानता है। अभी देखिए, मैंने जो कल बता रही हूँ, आई थिंक 25-30 प्रिंसिपल्स थे, जब 3 घंटे की वर्कशॉप कर ली, छोड़ने को तैयार ही, कहते हमारी तो आंखें खोल दी आपने। मैंने कहा जो यहाँ सीखा है वो अपने टीचर्स को जाके कराओ। सब है यूपी, उत्तराखंड, टेक्निकल नहीं, नवोदय के प्रिंसिपल्स। नवोदय तो बेस है ना, मतलब स्कूल है, स्कूल में आपकी बेस ठीक हो तो आप आगे जाके ठीक बनते हो। इश्यूज पे उनको पता ही नहीं होता कैसे हैंडल करें। ये बात, आपका नाम क्या है? विजय तिवारी। विजय जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं भी टीचर रही हूँ, मैं भी किसी वक्त आपकी जितनी थी, मुझे भी अपॉइंटमेंट लेटर पकड़ा दिया गया था जाके पढ़ाओ, लेकिन शुक्र है मैंने बीएड की हुई थी, तो हमें पता था कि भी कैसे पढ़ाना है। जब आप क्लास में जाते हो तो हमेशा याद रखिए आप क्लास के राजा हो, ओके नहीं? अब आप मेरे सामने यहाँ बैठो, मैं यहाँ की बादशाह, डॉक्टर सुनील दत्त तो इंट्रोड्यूस करा के चले गए, क्या वो मुझे बता रहे कि नहीं मैडम ये ऐसा क्यों पढ़ाया, ऐसा नहीं पढ़ाया, ऐसा किया? जो मेरे दिल में आए मैं करूं। तो कौन मुझे रोकता है एज टीचर कि मैं आइस ब्रेकिंग ना करूं? पर मुझे आइस ब्रेकिंग करानी आनी चाहिए, स्किल मुझे आनी चाहिए, तब मैं करा सकती हूँ। और मैं जो अपने स्टूडेंट की कराती हूँ, टच वुड, मेरे स्टूडेंट तो पूरा साल मैं अटेंडेंस भी लेना बंद कर देती हूँ। 95% अटेंडेंस होती है मेरे स्टूडेंट्स की। क्यों? क्योंकि मैंने आइस ब्रेकिंग शुरू से ही कराई, मैंने उनकी बात सुनी, मैंने उनको साथ लेके चली, जो चीज नहीं समझ आती थी समझाने की कोशिश की, डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग अडॉप्ट किए, पीयर ग्रुप लर्निंग तक अडॉप्ट करी, क्विज़ेस अडॉप्ट किए, तो द क्लास बिकेम वेरी इंटरेस्टिंग। कॉलेज में तो बस यही पता होता है, झगड़ा किया पनिश करो। पनिशमेंट ज्यादा होती है ना। देखिए 4 चीज होती है, साम दाम दंड भेद। दंड जो होता है सबसे आखिर में आता है, लेकिन हम दंड को सबसे ऊपर रख देते हैं। पहले और चीजें तो कीजिए, साम प्यार तो कीजिए, पहले प्यार कीजिए। प्यार में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि वहां से फिर लोग हिल नहीं सकते। ओके, आगे देखिए, आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है? नहीं कर सकते जब तक कि वो प्रॉब्लम लेके आपके सामने इनडिसिप्लिन लेके ना आ जाए। लेकिन एज काउंसलर मैं जब वर्कशॉप्स कराती हूँ, एक बार मैं आपको बता रही हूँ, मैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में आईटी स्टूडेंट्स की, इंजीनियरिंग वाले थे, आईटी स्टूडेंट थे, मुझे उन लोगों ने वहां इसलिए बुलाया कि कहते इनकी प्लेसमेंट में 0 प्लेसमेंट हो रही है, कोई लेके नहीं इनको जाता। मैंने कहा अच्छा, मैं इनको सिखाऊंगी हाउ टू अपियर फॉर एन इंटरव्यू। टॉपिक तो ये था, लेकिन इंटरव्यू भी किसकी हो रही है? इंसान की हो रही है। आपका मन अगर खाली है, आपका मन दुख से भरा हुआ है, आपका मन एंग्री है, दुख मतलब स्ट्रेस है, हेट्रेड है, जेलसी है, तो आप क्या अच्छी चीज बोल सकते हो इंटरव्यू के टाइम में? नहीं। तो पहले उनसे उनका परिचय कराती थी। तो एक लड़का था, हा करता जाए, मतलब लाउड और हंस रहा है, और लगता था कि बहुत ही खुश लड़का है। लेकिन हमें पता होता है कि जब बहुत कोई ऐसे प्लस जेस्चर कर रहा है ना कहीं बहुत गड़बड़ है। वो एक गाना ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो फिर मैंने लंच टाइम पे मैंने कहा आजा यहाँ मेरे साथ बैठ के खाना खा। मैंने क्या करते हो, क्यों नहीं करते? देन आई सॉ द एंग्विश इन हिज आईज। तो मैंने कहा कुछ तुम्हें चिंता है? नहीं कोई चिंता नहीं है। मैंने कहा देखो तुमसे शेयर कर सकते हो, मैं समझ सकती हूँ कि तुम चिंता है। Then you know what I discovered of that boy? He was having suicide ideation.
सुसाइड आइडिएशन, अगर मैं उसको ना मिलती उस जिंदगी में उस टाइम पे, उस लड़के ने सुसाइड कमिट कर लेना था। तो फिर मैंने टीचर्स को कहा कि भाई आपने मुझे तो 2 दिन की वर्कशॉप के लिए बुलाया है, मैं इस लड़के को इस तरह अधूरे में छोड़ के नहीं जा सकती एज अ काउंसलर, मेरी ये जिम्मेवारी है। इसके बाप को बुलाओ। कहते हम तो नहीं कुछ कर सकते, हमें तो ये टेक्निक नहीं आती। मैंने कहा बाप को बुलाओ। बाप डॉक्टर था। कैन यू इमेजिन, डॉक्टर बाप को पता ही नहीं चला कि मेरे बेटे का यह हाल हो रहा है। मैंने कहा कि बुलाओ उनको। मैंने कहा डू यू रियलाइज दैट योर सन इज अंडरगोइंग अ लॉट ऑफ डिप्रेशन। कहते नहीं तो बहुत हंसता है, तो बहुत हंसता है। मैंने कहा हंसी के पीछे तो देखो, जो हंस भी रहा है तो वो कैसी हंसी है। कहता अच्छा ऐसे हो रहा है। कहते नहीं नहीं मैं तो कुछ करना चाहता हूँ, क्या करूं। मैंने कहा ओके, आपके मेडिसिन में एक साइकाइट्री चीज होती है, आप इसको एक साइकाइट्रिस्ट को दिखाओ। मैंने कहा थोड़ा सा जो 2 दिन में मैं कर सकी हूँ मैं तो करके जा रही हूँ इसको, लेकिन ही नीड्स फर्दर केयर। फिर जिन्होंने दिखाया करा, दैट बॉय रिकवर्ड। और पता चला कि जी जबरदस्ती करके उसको होता ना नॉन मेडिकल ले दिया, इंजीनियरिंग कुछ करना ही नहीं चाहता था, इंजीनियरिंग, उसको इंजीनियरिंग में धक्का लगा दिया। तो फिर अब एक दफा आपने धक्का लग के पहुंच गए तो यू हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ दैट। तो आपके यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं धक्का लगे नहीं आ रहे, माँ बाप ने धक्के से भेज दिया उनको, नॉन मेडिकल में चले जाओ, फिजिक्स उनको अच्छी नहीं लगती, फिजिक्स पल्ले ही नहीं पड़ती, यहाँ से ऊपर से गुजरे जा रही है, लेकिन आपकी क्लास में बैठे और रो रहे हैं। फिर वो क्या करेंगे, नकल मारेंगे, पर्चियां बनाएंगे, चीटिंग करेंगे। लेकिन चीटिंग जो करी यहाँ तो कुछ नहीं गया, सब ऊपर से ऊपर निकल गया, तो प्रॉब्लम तो हो गई ना। अब ये चीज है ऑब्वियसली कि मैं आपको यहाँ इस 1-1.5 घंटे के सेशन में काउंसलर नहीं बना सकती, लेकिन आपको अवेयर कर सकती हूँ। अवेयरनेस से ये होगा कि अगर आपको लगे कि कोई बच्चा भी आपके यहाँ इस तरह का है जिसको जरूरत है, उसको रेफर करो काउंसलर को। और अब देखिए अकॉर्डिंग टू द न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क 2006 वाला, इट इज मैंडेटरी ईच इंस्टीट्यूशन शुड हैव अ काउंसलर। सब स्कूल में काउंसलर होने चाहिए, सब कॉलेजेस में काउंसलर होने चाहिए। कई अवेयर हैं वो कर लेते हैं, नहीं अवेयर हैं ये सब प्रॉब्लम चलती रहती है। अब इसके लिए कुछ इफेक्टिव स्किल्स होती हैं। अब यूजुअली बच्चे जो प्रॉब्लम लेके यही आते हैं ना, कंफ्यूजन हो रहा है क्या कोर्स करें, ये कराने के लिए क्या चाहिए, क्या तुक्केबाजी चाहिए, या जन्म पत्री वाले के पास जाना है, या प्रॉमिस के पास जाना है। क्योंकि आजकल ये भी बड़ा चक्कर चला हुआ है। मैं तो खैर साइंटिफिक करियर काउंसलिंग कराती हूँ ना, एप्टीट्यूड टेस्ट पूरा कराती हूँ, पर्सनालिटी इंटरेस्ट सारा, फिर बच्चा अपना चूज करता है क्या करना चाहता है। लेकिन मुझे ऐसे बहुत लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि नहीं जी एक बड़ी नई चीज शुरू हुई है, क्या आप ये 5 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स ले लो, 15 मिनट का काम है, और उसके बाद वो आपको बता देते हैं भी आप क्या बनोगे, कौन से जॉब में जाओगे, क्या करोगे। मैंने कहा ये तो बड़ी कमाल की बात है, फिर हमारे जैसे लोगों की तो जरूरत ही नहीं थी। 8,000 रुपया झाड़ लेते हैं ये करने का। उसके बाद भी जब उस लड़के लड़की का कुछ नहीं बनता, फिर वो पूछते पाछते मेरे पास आते हैं कि हमें कुछ कराइए। मैंने कहा यही चीज आपने अगर 2 साल पहले की होती तो जिस समस्या से वो गुजरा है वो ना गुजरता। आप मुझे बताइए 5 उंगलियों का फिंगरप्रिंट लेके आप कैसे बता सकते हो कि ये भी लॉयर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, हिपोक्रेट बनेगा, पॉलिटिशियन बनेगा, क्या बनेगा, नहीं बता सकते ना। तो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। आपका किसी का हुआ था, ऐसे धक्का लग के आप लुढ़कते फुड़कते पहुंच गए, ये चीज होती है। क्वेश्चंस अबाउट रिक्वायरमेंट तो ग्रेजुएशन के लिए कहाँ जा सकते हो, कौन सी अच्छी इंस्टीट्यूशन है, पैसे देके सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाना है, जहाँ नॉन अटेंडिंग अटेंडेंस है तो वो करने से अच्छा है ना करो। बहुत सारी ऐसी टीचिंग शॉप्स खुली हुई हैं आजकल, और खैर मुझे भी बुलाते तो रहते हैं, पर मैं हमेशा कहती हूँ क्यों जबरदस्ती के लिए आयो, नहीं मन है इसमें मत करो। जहां तुम्हारा मन है, मन मतलब जहां तुम्हारा एप्टीट्यूड है उसमें जाओ तो सुख मिलेगा। ओके, नहीं तो दूसरों को भी खराब करोगे, आप भी खराब होगे। और फिर उसके बाद, क्योंकि मैं बहुत सिलेक्शन कमेटी से बैठी, जैसे बता के आपको गए, एक मैं बैठी थी थापर, आपने यूनिवर्सिटी का नाम सुना है ना, तो एक लड़का आया, मैंने कहा कि तू एमबीए किया हुआ है, एमबीए को तो बहुत तनख्वाह मिलती है, तो क्यों आ रहा है यहाँ टीचिंग के अंदर। इनका कितनी तनख्वाह मिलती है जो वहां जहां लगे हुए हो, कहता 3,000। मैंने कहा एमबीए के साथ 3,000, आप सोच सकते हो एमबीए के साथ 3,000, पर क्यों, क्योंकि एमबीए कोई आईआईएम से तो किया नहीं, कोई दिल्ली से तो किया नहीं, कोई पंजाब यूनिवर्सिटी से तो किया नहीं, तो ऐसी लटर पटर वालों से किया, जिन्होंने पढ़ाने वाले भी उनके ऐसे थे, पढ़ने वाले भी ऐसे थे, तो अंदर तो खाली था। तो जब प्लेसमेंट के लिए आए कौन लेगा उनको, कोई भी नहीं लेगा।
तो फिर 3,000 वाली नौकरी करेंगे। ये तो खैर फिर भी एक कंपनी में कहीं लगा था। एक अभी मुझे मिले, मेरी मतलब है, अगर उन्होंने अपनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश किया, कहता है जी मेरे पास एक एमबीए वाला आया हुआ, इंजीनियर एमबीए, तो कहता है मुझे कुछ भी नौकरी दे दो। तो कहता है मैंने बताया मेरे पास तो सिर्फ फोरमैन की नौकरी है। कहता मुझे फोरमैन ही बना दो। इंजीनियर एमबीए फोरमैन, इसका मीन मिसफिट हो गया कि नहीं हो गया? तो वो चीजें हैं। फिर पुअर ग्रेड्स क्यों आते हैं? अगर आपका उसमें मन लगा हुआ हो तो पुअर ग्रेड आने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपका एप्टीट्यूड हो तो फिर पुअर ग्रेड नहीं आते। अभी ये भी बता रही हूँ आपको पुअर ग्रेड क्या आता है। अगर आपका दिल ना हो तो पुअर ग्रेड आ जाते हैं। पिछले साल एक लड़की को लेकर उसके फादर आए, वो फिजिक्स में फेल हो चुकी थी 11वीं में, तो बड़े परेशान थे, प्रिंसिपल लगे हुए थे, तो कहते कि आप इसका सारा टेस्ट कीजिए। मैंने टेस्ट सारा किया। पहले तो कहने लगे जी ये लड़की तो भूखी आई है। मैंने कहा मैंने करवा चौथ का व्रत थोड़ी रखवाया कि ये भूखी आई, इसको तो खिला पिला के लाना चाहिए था। खैर मैंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें जब तो कुछ खाओगी नहीं मैं तुम्हें नहीं करूंगी। मैंने तो दोस्ती कर ली, बिस्किट उसके के लायक है, करते कराते हो तो सारा टेस्ट दिया। You'd be surprised कि मैकेनिकल रीजनिंग which leads to physics, she was getting an A grade। मैंने कहा तेरे तो फेल होने का कोई मतलब ही नहीं, तो A ग्रेड है। क्यों हुआ? कहती मेरे पापा मुझे जबरदस्ती करके नॉन मेडिकल में डाले जा रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं नॉन मेडिकल करना। मैंने कहा तो क्या करना चाहती है? कहती मैं तो इंग्लिश ऑनर्स करना चाहती हूँ। लैंग्वेज में भी उसका A ग्रेड, इंटेलिजेंट काफी। मैंने कहा अब ये तेरे पास सारी ये पिक्चर है, अब तेरा फैसला है, तो फिजिक्स में पास होना चाहती है कि फेल होना चाहती है? 12वीं तो पास करनी पड़ेगी ना ऑनर्स करने के लिए भी। कहती हाँ करना चाहती हूँ। मैंने कहा फिर सप्ली दे। आप सोचो सप्ली में क्या आया होगा उसका? 60%। फेल हुई लड़की 60% ले गई। काउंसलिंग से इतना फर्क पड़ा उसको, और अब उसने ऑनर्स लिया इंग्लिश और साइकोलॉजी। मैंने कहा फिर साइकोलॉजी का गंदा टीचर मिल गया तो साइकोलॉजी को फिर नंबर फेल होना शुरू कर देगी। कहती नहीं आप ना। मैंने कहा मैं तो हूं, लेकिन मेरे से जुड़ के साइकोलॉजी ना कर। साइकोलॉजी अच्छी लगती है इसलिए साइकोलॉजी कर, चाहे अच्छा टीचर मिले चाहे बुरा मिले। लेकिन देखिए कितना फर्क पड़ जाता है। आप याद कीजिए आपको स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता था? जो टीचर अच्छा लगता था। ठीक है, वो ये चीज आ गई, इसलिए स्ट्रेस बड़ा हो जाता है। ये सब चीजें मैनेज करनी होती है, तो काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। फिर देखिए व्हाट इज काउंसलिंग। अभी आपने कहा था ना कि मतलब एडवाइस दो, ये कर दो। इट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? जब से हम पैदा होते हैं जब तक हम मरते हैं, डेवलपमेंटल स्टेजेस आती हैं जिसमें आपको काउंसलिंग की जरूरत होती है। जब आप 10वीं करके आपको 11वीं 12वीं में कहीं और जाना होता है, उसी स्कूल में नहीं चलते, नॉन अटेंडिंग स्कूल वाला ले लेते हैं, ट्यूशन शॉप में जाते हैं, नए लोग मिलते हैं, एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती? या आपको 12वीं से प्रोफेशनल में जाना है, रैगिंग है, कैसे रैगिंग को डील करो, क्या करो। कई बच्चे सुसाइड कर देते हैं, कई बच्चे पागल हो जाते हैं उस रैगिंग से। क्या हम के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। चाहिए ना काउंसलिंग एट दिस स्टेज ऑल्सो। प्रोसेस ऑफ गिविंग हेल्प टू एन इंडिविजुअल फेस बाय अ प्रॉब्लम। आप देखो, आप स्कूल के 6ठी 7वीं तक बहुत वेल एडजस्ट थे, 8वीं 9वीं 10वीं में आप बादशाह थे स्कूल के, लेकिन वहां से निकल के फिर आप 11वीं में जो आए सबसे लोएस्ट रंग ऑफ द लैडर थे, तो एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम तो आई थी ना। तो फिर कोई हेल्प करने वाला तो था नहीं, वहां काउंसलर तो था नहीं, गाइडेंस तो थी नहीं। बाय मेकिंग हिम और हर अंडरस्टैंड व्हाट हिज एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हम हर एक में कुछ गुण है, कुछ कमजोरियां है। क्या हम जानते हैं अपनी कमजोरियों को? अगर जाने तो कमजोरियों को डील करेंगे। अगर मुझे पता चल जाए कि भाई मेरा तो ब्लड काउंट जो है, हेमोग्लोबिन नीचे गई है, तो फिर मैं आयरन लूंगी कि नहीं लूंगी? पर लेकिन मुझे पता ही नहीं है, पर मुझे वीकनेस हो रही है, डिस्निया हो रहा है, ऐसी चीजें हो रही हैं, उनको मैं ध्यान नहीं दूंगी, वो और बढ़ती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी। तो नो योर एसेट्स कि प्लस पॉइंट क्या है। कई बार ऐसे बच्चे भी आपको मिलेंगे जो कहते हैं मुझ में तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो बड़ा बेवकूफ हूँ। जब वो ये कहता रहेगा तो बेवकूफ बन जाएगा, नहीं कुछ कर सकेगा। तो उसको अपने प्लस पॉइंट भी पता होने चाहिए। मैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लिए भी बहुत कराती रही हूँ। एक लड़की मालदीव से आई थी, वो चुप रहती थी, गुमसुम, बिल्कुल बोलती नहीं थी, कुछ नहीं, बहुत शर्माती थी। कहती थी कि मुझे बोलने के लिए मत करना क्लास में। मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराते 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 कहता है ब्रॉट आउट वो पॉइंट। मैंने कहा आज ये बोलेंगी, 1 मिनट के लिए अपने ऊपर बोलेंगी,
पहले बहुत डरी, मेरे को हिंदी में कहा यू कैन डू इट, नाउ यू कैन डू इट, यू हैव बीन ट्रेन्ड, यू कैन डू इट। आके खड़ी हुई, इतनी प्यारी तरह से वो बोली। सब लोगों ने, बाकियों ने, डिफरेंट कंट्रीज के जो आए हुए थे, इंग्लैंड से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, तालियां बजाई उसके लिए। क्या कहते, वी डिडंट नो यू आर सच अ वंडरफुल ओरेटर। उस लड़की की ना आंखों में रोशनी आ गई कि हम तो बेवकूफ नहीं हूं, मैं ऐसे बुद्धू नहीं हूं कि मैं कर सकूं, आई कैन डू इट। हमें गुण होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होते। तो एसेट्स भी जानना और लायबिलिटीज भी जानना, और फिर उनको एक्सेप्ट करना। एसेट तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन लायबिलिटी जब पता चलती है तो हम कहते हैं नहीं नहीं, ये तो मैं नहीं हूं, ऐसा मैं नहीं हूं। लेकिन वो मानना जरूरी होता है। हम इम्प्रूव कब करते हैं? जब हम माने कि हमें ये गलती है। अगर मानिए आपकी कम्युनिकेशन गड़बड़ है, मैं कहती हूँ देखो बेटे, आप इस तरह से बोलोगे तो इंटरव्यू में कोई नहीं आपको लेगा। आर्टिकुलेट करो, एवरी वर्ड शुड बी क्लियरली स्पोकन, प्रोनाउंसिएशन ठीक होना चाहिए। फिर मैं जब इंटरव्यू कराती हूँ लोगों को, कई बोलते हैं, अगर उनसे पूछो कि तुम्हारा नाम क्या है, जैसे विजय ने विजय का, तो विजय आपको पता चला क्या नाम है? मैं बोलूं मोहन, पता चला? अपना नाम बोलिए, माय नेम इज विधु मोहन। हम क्यों अपना नाम ठीक से नहीं बोलते? समवेयर वी आर अशेम्ड ऑफ आवर नेम। माँ बाप ने रखा, हमने अपनी मर्जी तो रखा नहीं। तो कई लोगों को अपने नाम से शर्म आती है, अपने नाम का मतलब ही नहीं पता होता। एक अभी पीछे भी पीसीएस के लिए था, तो नाम मैंने पूछा, मैंने कहा इसका मतलब क्या? बड़ा अच्छा नाम था, नहीं सर समथिंग करके नाम था। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या है? मुझे पता नहीं। मैंने कहा पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तुम दुनिया में सबसे श्रेष्ठ आदमी हो। कहता ये है इसका मतलब? मैंने कहा हाँ। अब मैंने कहा नाम बोलो क्या है? फिर ठीक नाम बोला, संस्कृत का नाम था, थोड़ा मुश्किल सा था। अगर हम अपने सेल्फ एस्टीम से नहीं जीते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो नो योर एसेट्स, नो योर लायबिलिटीज, वी हेल्प द पर्सन, वी डोंट डिक्टेट, वी डोंट गिव एडवाइस। हेल्प करते हैं उसको कि वो अपनी चीजों को जाने, फिर अपने सॉल्यूशंस करे। हम नहीं सॉल्यूशन करके देते, उनसे सॉल्यूशन कराते हैं। खुद को टाइम लगता है, टेक्निक्स होती हैं, स्किल्स होती हैं। सॉल्यूशन करके फिर फैसला करे, फैसले करके उसको इम्प्लीमेंट करे। क्योंकि फैसला तो कर लिया कि मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट करा लिया है, ये मेरा आ गया, मुझे करना तो ये चाहिए, लेकिन फिर एप्लीकेशन भर के जाना भी तो चाहिए ना, फॉलो तो करना चाहिए ना। अब वो लड़की कह रही थी मैं तो ये इंग्लिश ऑनर्स करनी है, तो इंग्लिश ऑनर्स करने के लिए कॉलेज भी तो जाना पड़ता है ना, एडमिशन भी तो लेनी पड़ती है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो एक्शन शुड फॉलो योर डिसीजन। ये इन ब्रीफ इज काउंसलिंग। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ कि व्हाट काउंसलिंग इज नॉट, क्योंकि लोगों को बहुत गलत फहमियां होती हैं काउंसलिंग के साथ। काउंसलिंग इज नॉट एडवाइस गिविंग, बिल्कुल एडवाइस गिविंग नहीं है। और जब मैं ट्रेन करती हूँ अपने काउंसलर को, 1 साल लगता है पूरा, मैं कहती हूँ देखो ऐसे करके एडवाइस करके आती हो, पर उसको वापस भेजो, कौन एडवाइस नहीं देना। आप देखिए आपके सिर दर्द हो रही है, आप कहते मेरे सिर दर्द है, अच्छा सिर दर्द हो रही है, तू काढ़ा पी ले। मैं कहा नहीं तू डिस्प्रिन खा ले, नहीं तू क्या कहते हैं पैरासिटामोल ले ले। सब अलग अलग एडवाइस देंगे कि नहीं? और आपको हो रहा है ब्लड प्रेशर, तो आपको क्या चीज खानी चाहिए? ब्लड प्रेशर की दवाई खानी चाहिए। वो कौन बताएगा? डॉक्टर। तो क्या आप डॉक्टर के पास जाते हैं? नहीं, आप तो एडवाइस गिवर के पास जाते हैं। जैसे मैंने बताया क्या करियर करना, पेरेंट्स पहुंच जाते हैं ज्योतिषी के पास या वो फिंगर टिप्स वाले के पास। तो फिर मैंने कहा भाई आप अगर डॉक्टर की जगह क्वैक के पास जाओगे तो फिर क्वैकरी मिलेगी आपको। तो हम एडवाइस गिविंग बिल्कुल नहीं करते, अगले को अपने आप से परिचय कराते हैं। तुम्हारे टेस्ट देते हैं, टेस्ट है हमारे पास, स्किल्स है, सब चीज है हमारे पास। इट इज नॉट सॉल्विंग अनदर पर्सन प्रॉब्लम। हम उसकी समस्या का कभी हल हम नहीं देते, उसको मदद करते हैं कि वो अपनी समस्या का हल खुद निकाले। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ, सुनोगे कहानी? कहानी ऐसी है कि एक समुद्र के किनारे एक भीख मांगने वाले होते ना, भीख मांग रहा था, और एक दूसरा आदमी इतनी बड़ी बास्केट लेके मछलियों की, समुद्र में मछलियां पकड़ी उसने, बास्केट लेके जा रहा था। कहता अरे बाबा मुझे एक मछली दे दे, मैं खा लूंगा, मेरे पेट भर जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा चला मैं तुझे मछली पकड़ना सिखाता हूँ। कहता नहीं इतनी सारी मछलियां हैं, एक मछली मुझे दो, मैं तो एक मछली मांग रहा हूँ, मैं दे दो, मैं खा के भूख मिटा लूंगा। कहते नहीं मैं तुझे मछली पकड़ना सिखाता हूँ। ले गया उसको, खैर दे दी फिशिंग रॉड, और कहा अब लटका। बैठा रहा आधा घंटा, कोई मछली नहीं आई। कहता अब निकाल के देख तू कर क्या रहा है। देखा तो उसने जो बंसी लगाते वही गलत लगाई थी, मछली खाती थी भाग जाती थी।
कहते इसको ठीक लगा और फिर दे। फिर उसने ठीक लगाई, बैठा, 10 मिनट में मछली आ गई, छोटी सी आई, आ गई। कहता है मुझे मछली पकड़ना आ गया, बड़ा खुश हुआ। तो उसने क्या करा, he didn't give him a fish, he taught him। काउंसलिंग में क्या होता है, हम सॉल्व नहीं करते प्रॉब्लम, वी हेल्प दैट पर्सन टू सॉल्व हिज ओन प्रॉब्लम। आप याद करो, जब आप छोटे थे, स्कूल में होमवर्क मिलता था, मैथ्स के सवाल होते थे, जो आपको नहीं आते थे, अब घर आके कहते थे मम्मा ये सवाल नहीं हो रहा, मम्मा कहते अच्छा ये देख ऐसे से करना, और फिर आपको कॉपी कर लेते थे। तो आपको करना तो भी नहीं आया, लेकिन जो अक्लमंद माँ होती है वो क्या कहती है, अच्छा बैठ बेटे, देखते हैं कहाँ गलती हो गई, पहला स्टेप कर। पहला स्टेप तो ठीक किया, दूसरा स्टेप कर, मामा ये भी मैंने ठीक कर लिया है, इनमें तो कोई गलती नहीं आई है। तीसरा स्टेप करा कि देखो आप ही देखो, हाँ जहां प्लस करना था वहां तो मैंने माइनस कर दिया है, कि ना अब तो फिर ठीक करके देख क्या आता है। फिर आपने जहां प्लस था वो माइनस किया, जहां माइनस था वहां प्लस किया, अब देख क्या आ रहा है, अब तो ठीक हो गया। अब क्या हुआ, शी हैज टॉट यू हाउ टू फिश। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को डिपेंडेंट बना देते हैं। मैं बहुत बार जब सुनती हूँ ना लोगों को, मार्च का महीना आना है, वर्किंग वुमेन, मुझे छुट्टी लेनी है, हमारे बच्चे का इम्तिहान है, पढ़ाना है इसको। मैंने कहा बाय द वे 10वीं जमात के बच्चे को आप क्या पढ़ाती हो, आपको उनका मैथ्स आता है, ट्रिग्नोमेट्री आती है, ज्योमेट्री आती है, साइन थीटा कॉस सब आते हैं आपको? कहते नहीं। तो फिर मैं कहा आपके पढ़ाती नहीं, तो बैठे तो रहते हैं ना उसके सिर पे। मैं कहा सिर पे बैठने से क्या फायदा है, उसको टेंशन करते हो उल्टी। चाइल्ड को इंडिपेंडेंट बनाओ कि वो खुद अपने डायमेंशन कर सके, कैसे स्टडी करना है, क्या करना है, कौन सा करना है करे। मेरे पास जो बच्चे आते हैं मैं उनको कहती हूँ अपना टाइम टेबल मेरे साथ बैठ के खुद बनाओ, और उस टाइम टेबल पे फ्री पीरियड जरूर होता है, गेम्स, टीवी, कुछ कुछ जरूर होता है, क्योंकि सारा वक्त बच्चा तो पढ़ नहीं सकता ना, कुछ एंटरटेनमेंट भी तो करेगा ना। उसमें फिजिकल एक्सरसाइज जरूर रखती हूँ, कुछ कर, स्किपिंग कर, ट्रेडमिल कर, जंपिंग कर, जो करना है कर, लेकिन कुछ जरूर कर, बाहर जाके दौड़ लगा के आ, कुछ कर। खाने का मन कर रहा है, अगर देखिए मान लो बच्चे ने, उसकी कैपेसिटी जो है 1.5 घंटा पढ़ने की, उसके बाद उसका दिमाग बिल्कुल घुस ही जाता है, तो मैं कहती ओके 1.5 घंटे के बाद 10 मिनट ले, फ्रिज खोल, खा, कुछ कर, गाने सुन, फिर आप पढ़। कहता हाँ फिर तो बड़ा दिमाग साफ हो जाता है, पढ़ लेते हैं। क्या करा, I don't give them fish, I teach them how to fish. It is not carrying somebody else's burden. काउंसलिंग में हम दूसरे के बर्डन नहीं कैरी करते, उसको अपना बोझा कैरी करना खुद सिखाते हैं। आप समझ रहे हो? यहाँ पे एक स्पोर्ट्स में से आपको एक एग्जांपल देती हूँ। वेट लिफ्टिंग होती है ना स्पोर्ट्स में, एक लड़का था वेट लिफ्टिंग करता था, लेकिन कमजोर सा थोड़ा था, तो ज्यादा से वेट लिफ्टिंग होती नहीं थी। उसके कोच ने उसको कहा तू गांव में रहता है, तेरी गऊ ने एक बछड़ा दिया है, उसको उठा लेगा? कहता हाँ तो छोटा सा है, उसको तो मैं उठा लेता हूँ। कहता अच्छा उठा, उन्हें बछड़ा उठा लिया। कहते इसको रोज उठाया कर। रोज उठाता गया, बछड़ा बड़ा होता गया, रोज उठाता गया, बछड़ा और बड़ा होता गया, यहाँ तक कि वो पूरा बैल बन गया, और उसने उसको उठा लिया। वेट लिफ्टिंग आ गई कि नहीं आ गई? ग्रेजुअली 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 टीच द पर्सन टू कैरी हिज ओन बर्डन। बर्डन कैरी कर लिया ना, वेट अपना खुद कैरी किया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, you are not going to make decision for him, he will make decision for himself, she will make decision for herself, तब वो उसको कैरी करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो इसलिए अब काउंसलिंग आप समझ सकते हैं, स्किल्स चाहिए, साइंटिफिक है ये सारा कुछ, और आप टेक्निक्स हैं बहुत सारी जिसमें यूज कर सकते हैं। सारी मैं इतनी से टाइम में आपको तो नहीं बता सकती, थोड़ी सी ओवरव्यू, एक पिक्चर दे सकती हूँ। थोड़ा सा ये बता देती हूँ चलो आपको। काउंसलिंग की स्ट्रेटजीज में लिसनिंग जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि हम ध्यान से बात सुन सकते हैं। 3 तरह की लिसनिंग होती है। एक होती है सुपरफिशियल लिसनिंग, आप जैसे बैठे हैं क्लास में, आपका मन तो है नहीं, हाँ सुन रहे हो, हाँ सर, कुछ नहीं सुना, कहीं कहीं एक आध वर्ड दिमाग में चला गया, बाकी कुछ पल्ले नहीं पड़ा, समझ ही नहीं आ रही, कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आ रहा है। सुपरफिशियल लिसनिंग। सिलेक्टिव लिसनिंग, जिसे कहते हैं जो रुचे सो पचे, जो तो आपके मतलब की बात है
तो समझ आ गई। अब फादर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, तुम देखो भाई मैं ये फलानी चीज तुम्हारे लिए नहीं खरीद सकता, ये मेरे आउट ऑफ बाउंड है, देखो मेरी ये तनख्वाह है, मेरा ये मैं इनकम, ये मैं ये देता हूँ, ये देता हूँ। आपने कुछ नहीं सुना। उन्होंने कहा कि बस इसके बाद मेरा ये से होता है, मैं इतनी बड़ी चीज दे सकता, छोटी सी तुम्हारे लिए ये चीज देता। हाँ हाँ हाँ, वही चीज ले दो। सिलेक्टिव लिसनिंग होगी कि नहीं? लेकिन काउंसलिंग में डायनेमिक एक्टिव लिसनिंग है, पूरा ध्यान केंद्रित करके सुनना है। इसकी हम पूरी ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी को सुनने की कोशिश करते हैं, यहाँ बहुत बातचीत चलती रहती है। अच्छा मैं इसको ये जवाब दूंगा, अच्छा फिर मैं अपनी बात मनवा के रहूंगा। जब यहाँ पे ये चीजें चल रही हैं तो क्या आप उसकी बात सुन रहे हो? आपको यहाँ चुप हो जाना पड़ता है। स्टॉप टॉकिंग देन यू कैन लिसन टू समबडी एल्स। मुश्किल चीज है ना, यही तो करना मुश्किल है, इसको पर स्किल सीखनी पड़ती है। स्पीक ब्रीफली, मिनिमल एनकरेजेस यूज ऑफ साइलेंस। आप सबसे कम बोलते हो। मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे लिस्टिंग के लिए। आप सबने गणेश जी देखे हुए? गणेश जी के चेहरे पे क्या सबसे बड़ा होता है? Yes. दो बड़े बड़े कान। मुंह का होता है सूंड के नीचे छुपा हुआ छोटा सा मुंह होता है। सुनो ज्यादा, बोलो कम, यही आ गया ना। और उनको कहते हैं लंबोदर, पेट उनका बड़ा होता है। काउंसलिंग का सबसे पहला मुद्दा ये होता है, वी बिल्ड ट्रस्ट इन द पर्सन। उसको विश्वास दिलाते हैं कि तुम जो कुछ कह रहे हो यही रहेगा, ये बाहर कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि आदमी कब शेयर करता है? जब उसको विश्वास हो कि आप उसका नाजायज फायदा नहीं उठाओगे, बाहर जाके उसका मजाक नहीं बनाओगे। ये कॉन्फिडेंस जब आ जाता है तब तो लंबोदर होना पड़ता है ना। सारे सीक्रेट अंदर गए, सारे सीक्रेट आप जाकर स्टाफ में उसको डिस्कस नहीं कर सकते। ब्रीफली पैराफ्रेज एंड क्लैरिफाई। जो वो बातें आप पे ट्रस्ट आ गया, वो बातें जो आपसे कर रहा है, आप थोड़ी देर में उसको पैराफ्रेज करो। पैराफ्रेज जानते हो ना? पैरा पढ़ लिया फिर उसका पैराफ्रेज किया। अगर मतलब समझ गए तो ठीक करोगे, मतलब नहीं समझे तो नहीं करोगे। तो आप पैराफ्रेज करते हो, यही तुम्हारा मतलब था। फिर नहीं, अच्छा मैंने गलत समझा होगा, क्या मतलब था, फिर उससे सुनो क्या चाहता है वो। रिफ्लेक्ट स्टूडेंट्स फीलिंग एंड मीनिंग। सिर्फ यहाँ पे मत समझो, यहाँ से सुनो। दिल से सुनना बहुत जरूरी है, फीलिंग के साथ सुनना बहुत जरूरी है, एम्पैथी होनी चाहिए। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। हम क्या करते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। Yes or no. एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन होता है, अच्छा बताओ तुमने अपनी बीवी को कब से मारना बंद किया है? हाँ कहो तो मरे, ना कहो तो मरे, दोनों में है ना। ये क्लोज एंडेड है। ओपन एंडेड होगा, हाउ डू यू ट्रीट योर वाइफ। आपका जो मर्जी है आप कहो, तो वो होते हैं। वेन इन डाउट फोकस ऑन फीलिंग्स। जब भी आपको उसकी समझ ना आए कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कुछ बोल कुछ रहा है, समझ कुछ और रहा है, तो फीलिंग पे कॉन्सेंट्रेट करो। क्योंकि फीलिंग जो होती है वही आपकी सच होती है। आप खुद करके देख लो, इस वक्त आपको प्लेजेंट लग रहा है कि अनप्लेजेंट लग रहा है? सबको नहीं लग रहा। सच्ची बताओ किसको अनप्लेजेंट लग रहा है? सच बोलो, अनप्लेजेंट लग रहा है कि नहीं? प्लेजेंट लग रहा है पक्का? अगर प्लेजेंट लग रहा है तो आपने घड़ी नहीं देखी होगी अभी तक, नहीं देखी है ना, अब देख रहे हो। क्यों? अच्छा लग रहा है तो घड़ी देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अनप्लेजेंट लग रहा है तो घड़ी देखोगे ही देखोगे। आगे ना बात, तो फीलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? फिर है यूटिलाइज स्टूडेंट मेटाफर। स्टूडेंट मेटाफर का उसकी लैंग्वेज में बात करो। जैसे मैं जब आप जैसे यंगस्टर्स को पूछती हूँ तो कहती हैं फंडास क्लियर है। आप लोग फंडा कहते हो ना, हम तो फंडामेंटल कहते थे, आप लोग फंडा कहते हो, तो मैं फंडा बोलती हूँ। हमारे यूनिवर्सिटी में हमारा जो स्टूडेंट सेंटर था ना, तो स्टूडेंट बोलते थे जी जैम्स खाने चलो। जी जैम्स पता आपको क्या होते हैं? गुलाब जामुन। जी जैम्स। तो वो स्टूडेंट मेटाफर में फिर स्टूडेंट्स होता है अच्छा अच्छा हाँ ये तो मेरी वाली बोली बोल रहे हैं, तो वो आपसे क्लोज हो जाता है इसमें मेटाफर में। जेंटली चैलेंज सपोर्ट बट ऑल्सो पॉइंट आउट वर्बल नॉन वर्बल डिस्क्रिपेंसीज इन द स्टूडेंट लैंग्वेज। आपने उसको कन्फ्रंट करके चैलेंज नहीं कर देना कि नहीं नहीं तुमने तो ये गलत बोला है। जेंटली, कई बार होता है वो बोलता कुछ है और मतलब कुछ और होता है, तो पूछो फिर से तुम ये कह रहे थे, क्या तुम्हारा मतलब ये था? नहीं नहीं ये मतलब नहीं था, तुम्हारा मतलब क्या था? जैसे फादर और सन की कॉन्फ्लिक्ट है, आप अपना भी सोचिए, फादर सन की कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो कहेगा नहीं नहीं मैं तो अपने फादर से बहुत प्यार करता हूँ, पर लग रहा है कोई प्यार करता हूँ, नहीं नहीं मैं अपने फादर से बहुत प्यार करता हूँ, लगता है कि प्यार करता हूँ,
तो आपने चैलेंज नहीं करना कि नहीं मुझे तो नहीं लगता तुम प्यार करते, ऐसे नहीं कहना। अब आप सोच के देखिए कि आपने कहा मैं अपने फादर से प्यार करता हूँ, मुझे कुछ ऐसा लगा कि कुछ रुक के आपने कहा क्या वाकई प्यार करते हैं। सोच के देखिए, कहना जरूरी नहीं है कि हम हर चीज पे प्यार करें। यू गिव द परमिशन टू द पर्सन टू बी एबल टू से हाँ नहीं, मेरे फादर जब मुझे कहता तू है ही नहीं कम्मा, तू कर ही कुछ नहीं सकेगा, मुझे बहुत बुरा लगता है ना। हाँ, फादर को प्यार करते हो लेकिन उनके ये वाक्य को प्यार नहीं करते, इट इज अलाउड। अब ये जो परमिशन दे दी तो वो आपसे सारा शेयर करना शुरू करेगा, सारी बात बताएगा फादर जो जो कुछ कहते हैं। कई बार हर्ट करने के लिए बाहर वाला नहीं आता, हर्ट कौन करता है? जिसको आप प्यार करते हैं। ठीक बात कह रही हूँ कि नहीं? बाहर वाले से क्या फर्क पड़ेगा? बाहर वाला आपको कहेगा चुप रहे, आप चुप करके चले जाओगे, लेकिन बाप को तो नहीं कहोगे ना चुप रहे, कहोगे? माँ को कहोगे? अब देखिए कि कहाँ इसकी जरूरत है। मैं देख लूं, अब मुझे बता भी देना भी, ये नॉन में तो जब पढ़ाने लगती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ टाइम भी क्या है। हाँ ओके, ये भी देखिए, अब ये जो सेंटेंस है कितना फीलिंग से लोडेड है। नहीं बहुत टाइम है, अब ये खत्म ना हो, ये लग रहा ना। तो अब देखिए इसकी नीड कहाँ इसकी जरूरत होती है। जहां लोग हैं वहां इसकी जरूरत है, जहां समस्या है उनकी वहां इसकी काउंसलिंग की जरूरत है। हो जिस कम्युनिटी के हो, जिस क्रीड कास्ट एज के हो, मर्द हो औरतों, हर एक को जरूरत होती है। ये नहीं कि हमें जरूरत होती है, लेकिन इंडिया में क्या है, अगर कॉकी यू कंसल्ट काउंसलर तो नहीं मैं कोई पागल थोड़ी हूँ। काउंसलर जो है पागल को ट्रीट नहीं करता, उसके लिए साइकाट्रिस्ट है। हम तो ये ट्रीटमेंट करते हैं कि आप एडजस्टमेंट कर सको, ताकि साइकाट्रिस्ट के पास जाने की आपको जरूरत ही ना हो। आप लोग कभी डेंटल चेयर पे बैठे हो? डेंटिस्ट के पास गए हो? दांत में कीड़े थे, टॉफियां बहुत खाई थी, चॉकलेट बहुत खाए थे, ठीक है ना। अब जब हम बैठते तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ बोलो भाई, आप बैठे हो ना, कितना मजा आया था, बताया था बहुत डर लगा था, और जब कुर्र करके हमने साफ किया था तो और भी डर लगा था। लेकिन डेंटिस्ट्री में ये तो है, कीड़ा लग गया, दिमाग उलट गया, साइकाइट्रिस्ट के पास पहुंचे। लेकिन पीडोडेंशिया, बच्चों का डेंशिया में क्या होता है, बच्चों को स्कूल में जाके पढ़ाते हैं, ऐसे 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 ब्रश करो, जो है वो निकालो, फ्लॉस करो, ये सब करोगे तो कीड़ा लगेगा ना। तो हम क्या करते हैं, हम पीडोडेंशिया करते हैं। काउंसलर्स, we help you to have skills to be able to tide every stage and to be able to make better adjustment in life। तो ये जरूरी है कि नहीं? चाहे वो सेक्स एजुकेशन हो, किसी कैरियर काउंसलिंग हो, सब चीज आपको हेल्प करती है। इट इज नीडेड एट होम एंड एवरी डेवलपमेंटल स्टेज। ये मैं आपको थोड़ा सा कराना चाहती हूँ, क्योंकि टेक्निक तो इस वक्त मैं करा नहीं सकती, वो मैंने आपको जनरली बता दिया, छोटा सा एक टेक्निक। जो लिसनिंग है उसको बहुत टाइम लगता है सीखने में, बिल्डिंग ट्रस्ट के लिए बहुत टाइम लगता है, ऑब्जर्वेशन, पैराफ्रेजिंग, ये सारी स्किल्स हैं, इसको कराने में टाइम लगता है, रोल प्ले, डायनामिक्स, ये सब में बहुत टाइम, डिसीजन मेकिंग, ये सारी स्किल्स हैं। एक एक स्किल कराने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आज आपको ये पता लग गया तो पता तो लग गया ना कि ये चीजें जरूरी होती हैं। अब आप देखिए कि क्या क्या होता है। ये देखिए, पैदा होने से लेके, बर्थ से लेके टीनेज, स्टूडेंट डेज, एक्टिव लाइफ, मैच्योरिटी, सीनियरिटी एंड डेथ, ये ह्यूमन लाइफ के स्टेजेस हैं कि नहीं? हर स्टेज पे हमें जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? अब इसको जरा डिटेल में कर लेते हैं। टाइडिंग ओवर द बर्थ ट्रॉमा बोथ फ्रॉम द मदर्स एंड द चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। बर्थ इटसेल्फ, इजंट इट ट्रॉमेटिक? आपको तो याद ही नहीं आप कैसे पैदा हुए थे, मैं बताती हूँ क्या हुआ था आपको। 9 महीने आप आराम से माँ के पेट में बैठे हुए थे, एमनियोटिक फ्लूइड था। आपने स्विमिंग कितनों को आती है? आती है स्विमिंग? कभी नहीं स्विमिंग गए? आती है? फ्लोट जब करते हो कितना मजा आता है, उल्टे लेट गए पानी में, सो रहे हैं। आपको स्विमिंग नहीं आती आप फ्लोट कर सकते हो ना? डूब जाओगे। सीख कह रही हो ना? ओके, माँ के प्लेट में तो आप फ्लोट कर रहे हैं, एमनियोटिक फ्लूइड है, प्लेसेंटा से सब खाना पीना आ रहा है, मुंह नहीं खोलना पड़ता, सांस नहीं लेनी पड़ती, मजेदार 9 महीने आपने काट लिए। अब आप बाहर निकाले गए। बाहर कैसे निकाले गए? लेबर पेन के थ्रू। कंट्रैक्शंस हो रही हैं और आपको धक्का निकल के बाहर आ रहे हो। इमेजिन करो आप एक गुफा में हो, पतली सी गुफा है, धक्के मार रही है, फिर आप बाहर निकलो, फिर धक्के मार रही है, फिर बाहर निकल रहे हो। कितना मजा आ रहा है? मजा आ रहा है आया कि
डर लगा, गुफा, तंग गुफा है बिल्कुल, घुटन, डर सा लग रहा है। धक्का लगा ना, डर लगा। अब बच्चा उसी स्टेज से निकलता है। अब साइंटिफिक स्टडीज की बात बता रही हूँ, क्योंकि रिसर्च हूं ना, मतलब साइंस से हमारी साइकोलॉजी सारी। साइंस रिसर्च हैज शोन कि चिल्ड्रन born of prolonged labor pulled by deep forceps cry maximally, बहुत दर्द में से गुजरे हैं। लेकिन चिल्ड्रन born of cesarean section, होता ना 11/11/11 को सिजेरियन करा लिया, 1 जनवरी 2000 को सिजेरियन करा लिया, वो बच्चे बहुत कम रोते हैं। पहला एसगार तो होता है, लेकिन उसके बाद रोते नहीं है वो, क्योंकि द वर्ल्ड इज अ गुड प्लेस। काटा माँ को निकाल लिया, कोई दर्द में से नहीं गुजरे। तो आप ये देखो बर्थ ट्रॉमा है कि नहीं। मेरे पास फिर काउंसलिंग के लिए बच्चे आते हैं जो कि बहुत ट्रॉमा में से गुजरे हैं, खींच के निकाले गए, दे बिकम वेरी एग्रेसिव और दे विथड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड। कितना उसका असर पड़ा। तो काउंसलिंग की जरूरत है कि नहीं, कि बच्चे को आप कैसे उसके ट्रॉमा में से बाहर निकालो, कैसे उसके सिस्टम से एडजस्ट करो। जैसे बच्चे का पहले हफ्ते 10 दिन में थर्मोस्टेट नहीं चलता, लेकिन मैंने देखा है कि जून के महीने में टेम्परेचर 18 करके जी बच्चे को एक झुपला सा पहना के खुला उसको लिटा देते हैं। बच्चे के आप हाथ कभी करके दिखना, हाथ पैर ठंडे बर्फ पड़े होंगे उसके, उसका थर्मोस्टेट चल ही नहीं रहा। मैं ऐसे जाती हूँ, कहती चादर निकालो, उड़ाओ उसको, बच्चे को लपेटो। नहीं जी बड़ी गर्मी। उनका तुमको गर्मी लग रही है, उसका हाल तो देखो ठंड से। एंड द मोमेंट आई रैप द चाइल्ड और उसको कडल कर लेती हूँ, आई कैन फील द चाइल्ड इज फीलिंग रिलीव्ड। Do we look things at from child's point of view? No. आगे ना काउंसलिंग डेवलपमेंट नहीं। फिर आप बच्चे को आपको सोशलाइज किया जाता है, राइट एंड रॉन्ग परिचय दिया जाता है, डिसिप्लिन किया जाता है, टॉयलेट ट्रेन किया जाता है, वीनिंग की जाती है। कैसे की जाती है? ठीक तरह से की जाती है कि मार पिटाई करके, या पैम्पर पहना दो। स्कूल गए तो भी पैम्पर पहन के गए। अब स्कूल 5-6 साल का बच्चा पैम्पर पहन के जाएगा तो बाकी बच्चे हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे, है ना। फिर आप क्या करोगे? काटोगे, मारोगे उनको, क्योंकि वो हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। एंड यू आर फीलिंग अशेम्ड कि आपको टॉयलेट कंट्रोल आपका नहीं है, आप पैम्पर पहने फिरते रहते हो। किसका कसूर है? आपका कि बाप का? माँ का? माँ बाप का ही कसूर है ना। तो पेरेंट्स डोंट नो पेरेंटिंग। पेरेंटिंग उनको कौन सिखाए? पेरेंटिंग तो सीखनी पड़ती है ना आके। लेकिन देखो सारी ट्रेनिंग जाने के लिए तैयार है, कैसे पढ़ाएं ये भी ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हो, पर पेरेंटिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हो? यहाँ पे है कोई शादीशुदा? पेरेंटिंग की कभी ट्रेनिंग ली? नहीं, लेने की जरूरत है कि नहीं? मैं जब डॉक्टर्स को पढ़ाती हूँ 99% टाइम बाद में मुझे घेर लेते हैं, प्लीज हमें पेरेंटिंग। मैं करा कुछ और रही होती हूँ उनको, जैसे कम्युनिकेशन करा के आती हूँ, बिल्डिंग ऑफ ट्रस्ट करा के आती हूँ, काउंसलिंग करा के आती हूँ। उसके बाद कहते हैं हमें जी कैसे अच्छा पेरेंट बनने सिखाओ। मैंने कहा तो वर्कशॉप करो, लोग इकट्ठे करो, मैं आके करा दूंगी। फिर वो गायब हो जाते हैं। फिर जैसे बच्चे पाल रहे हैं वैसे पाल रहे हैं। फिर बच्चे की जब एडोलेसेंस में प्रॉब्लम होती है तब मुझे ढूंढते हैं, फिर मुझे फोन आते हैं, बच्चे को मिलवाना है आपको, बच्चे को मिलवाना है। मैंने कहा तो पहले पेरेंटिंग क्यों नहीं कराई? आगे ना प्रिवेंटेटिव। अगर पहले आप पेरेंटिंग ठीक कर लो तो कुछ गड़बड़ी नहीं होती, लेकिन वो करते नहीं। फिर आपका है ट्रांजिशन। घर में अच्छे भले हो, ठीक थे, फिर आपको स्कूल भेज दिया गया। नर्सरी में गए थे कि सीधे पहली जमात में पहुंचे थे? सीधे पहली जमात में। तो 5-6 साल के होंगे। नर्सरी में कौन कौन गया? कोई भी नहीं गया नर्सरी में। कितने साल के थे? काफी बड़े बने हैं उस समय नर्सरी में जी। घर वालों ने भेजा नहीं जल्दी से, हमारी दादी जी ने रोक लिया कि इसकी हाँ। कमर टूट जाएगी, बैग वैग टांग दोगे। अच्छा। कोई आप में से ऐसा नहीं जो 3 साल की उम्र में नर्सरी में गया? 4 से शुरुआत की। 4 से शुरुआत की। अच्छा, किस किस ने करी? 4 साल के थे? जी मैडम। तो पहले दिन जब नर्सरी में गए तो क्या कर रहे थे? मैडम अब तो ध्यान नहीं है क्या किया था। याद नहीं। ओके, वेरी गुड। याद रखो, याद नहीं। मैं आपको बताती हूँ, नर्सरी में जो बच्चे जाते हैं 3 साल के, वो क्या कर रहे होते हैं? रो रहे होते हैं। आपका बच्चा है 3 साल का? जी नर्सरी भेजा है उसको? नहीं भेजा। अभी नहीं भेजा? नहीं, भेजना भी नहीं। नहीं सोचे थे कि थोड़ा बड़ा हो जाए कब भेजेंगे? कब भेजेंगे? आपका 3.5 में केजी में भेजा। पहले दिन आपको पता वो क्या कर रहा था? मैम बच्चा नहीं, मैं अपनी बात। अच्छा। तो आप भी रो रहे थे, मैं बता रही हूँ। फर्स्ट डे मैं
आई एम रिसर्चर, मैंने इस पे रिसर्च की हुई है। 99% ऑफ द चिल्ड्रन आर हाउलिंग देयर हार्ट आउट, रो रहे होते हैं। अब फिर मैंने कहा कि जब बच्चे रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, लेट मी सी व्हाट द पेरेंट्स हैव डन फॉर देम। तो मैंने पेरेंट्स की इंटरव्यू की, कुछ सैंपल की। मैंने कहा आप बच्चे को तैयार कैसे करते हो स्कूल जाने के लिए? कहते हैं इतना शरारती है, दिमाग खा जाता है। तैयारी क्या करनी थी? हम कहते हैं करनी शरारत जितनी करनी है, स्कूल जाएगा ना सीधा तार हो जाएगा। मैंने कहा वो तिहाड़ जेल जा रहा है सीधा तार हो जाएगा। मैंने कहा फिर आपने क्या किया? बस जी गए स्कूल में, बच्चे को छोड़ा और आ गए। मैंने कहा पलट के देखा नहीं कि बच्चा क्या कर रहा है? अब बच्चे ने देखा मेरी माँ छोड़ के मुझे चली गई, कहाँ गई? मैं तो सीधा तार होने आया हूँ। तो रोएगा ही ना। फिर जब ज्यादा जोर से वह रोए तो टीचर ने क्या कहा? चुप। आप चुप हो गए, आज तक चुप बैठे रहे स्कूल जाने से नफरत थी। अब याद करो, आपकी बस में जाते थे, रिक्शा में टांगे पे जिस पे जाते थे, वो आ गया बाहर। आप कह रहे मामा मेरी पेट में बहुत दर्द हो रही है, मंडे को बहुत दर्द हो रही है। माँ ने एक दिन रोक लिया, फिर 4-5 दिन बाद अगला मंडे आया, फिर दर्द हो रही थी। मंडे के मंडे दर्द होती थी ठीक है। माँ भी बड़ी होशियार थी, कहती कोई बात नहीं बेटे, जा 2 घंटे में तेरी दर्द ठीक हो जाएगी। पता था दर्द थोड़ी है, डर लगा हुआ है स्कूल जाने से। लेकिन जिन बच्चों को डर नहीं लगता, वो कोई पेट में दर्द नहीं हुई मंडे, ये मंडे ब्लूज होते हैं। आज भी जब आप फ्राइडे शाम आती है तो आपका दिल ऐसे ऐसे होता है, जब संडे शाम आती है तो दिल ऐसे ऐसे होता है। रेजिड्यू ऑफ बैड ट्रांजिशन फ्रॉम होम टू स्कूल। काउंसलिंग की जरूरत है कि नहीं? टीचर्स को भी कि बच्चे को कैसे रिसीव करो, प्यार से खिलाओ, करो, डिस्ट्रैक्ट करो। और माँ बाप को कहो कि पहले तैयारी करो, तुम खेलोगे, बच्चों से मिलोगे, और ये ना कहो कि मैं तो छोड़ के पटक के जा रही हूँ, मैं यहीं पे हूँ, मैं बाहर ग्राउंड में बैठी हूँ, तुझे जब भी मेरी जरूरत हो तू आ सकता है। तो बच्चा इनसिक्योर नहीं होगा ना, कॉन्फिडेंट होगा। उसके बाद आप देखिए पीयर ग्रुप। माँ ने बड़ा अच्छा टिफिन बना के भेजा, क्या हुआ? दूसरे बच्चे खा गए आपको टिफिन नहीं मिला, आप रो रहे हो मेरा टिफिन कहाँ गया। हुआ किसी के साथ कि नहीं हुआ? होता था ना। हाँ, और रूटीन का माँ ने टिफिन बना के भेजा, वही पराठे वही अचार, तो वो खाया नहीं जाता। वो सबके पास पराठे अचार है, लेकिन माँ ने अच्छा सा कोई तल के पकौड़ा भेजा, ब्रेड पकौड़ा भेजा, तो वो गायब हो जाता था। सही बात। फिर बुड़बुड़ हो रही है, मेरा पेन चोरी हो गया, मेरा पेंसिल चोरी हो गई, मेरे कलर चोरी हो गए, मेरे रबर चोरी हो गया। होते थे ना पीयर ग्रुप में झगड़े पगड़े, पीयर ग्रुप एडजस्टमेंट। फिर आप और बड़े हो गए, एडोलेसेंस आ गई। एडोलेसेंस के लिए क्या करा? माँ बाप ने बिल्कुल आपको तैयार नहीं किया बताया नहीं कि आप बड़े हो रहे तो ये समस्या आपको आएंगी। सेक्स एजुकेशन तो करनी नहीं थी, लेकिन जिनको मैं करा देती हूँ फैकल्टी को, क्योंकि मैं सबको जाके बच्चों को हर एक को तो सेक्स एजुकेशन नहीं कराती। सनावर स्कूल का नाम सुना है ना आपने? कसौली में सनावर स्कूल जो है, संजय दत्त जहां से पढ़ के आया, आपका बड़े बड़े एक्टर्स वहीं से पढ़ के आए हैं। इन्होंने कहा कि हमें ये एडोलेसेंट पीरियड के अंदर प्रिंसिपल कहा कि आप कुछ कीजिए, बच्चों को सारों को करवाइए, वी हैव हर्ड ड्यू टू सेक्स एजुकेशन। मैंने कहा इतने 100 को तो मैं सेक्स एजुकेशन नहीं करा सकती ना, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन मैं आपके टीचर्स को ट्रेन करती हूँ सो दैट मेरी जरूरत ही ना आपको ना पड़े। आप देखिए टीचर्स को मैंने कराई 2 दिन की वर्कशॉप। आफ्टर दैट कहते हैं मैम हमारी तो आंखें खुल गई, हमें तो खुद ही कुछ नहीं पता था इन सब चीजों के बारे में। मैंने कहा अब आंखें खुल गई हैं तो बच्चों की आंखें खुल गई, ठीक बात है कि नहीं? तो नो, प्रिपेयर देम फॉर देयर ओन डेवलपमेंट। और सेक्स एजुकेशन है ये, उसमें मोरालिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, ये सब आ जाता है। फिर आपका आता है ट्रांजिशन। आप हैप्पी एडजस्टेड स्कूल में हो 10वीं तक, राजा हो वहां के, हो ना, हेड बॉय राजा सब। अब आपको स्कूल छोड़ के 11वीं के लिए कहीं और जाना पड़ रहा है, तो ट्रांजिशन हो गई, प्रिपरेशन क्या करो। फिर आप 12वीं में आ गए। अब 12वीं में से निकल के आपको प्रोफेशनल कॉलेज में जाना है। ट्रॉमेटिक सिचुएशन है, कोई तैयार नहीं करता, कोई आइस ब्रेकिंग नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? अब आपने प्रोफेशन कर ली, अपनी इंजीनियरिंग कर ली थी, डिग्री मिल गई थी, तो क्या था? क्या था? डिग्री मिलने के बाद क्या किया आपने? वर्क, एंटरिंग द वर्क, वर्ल्ड ऑफ वर्क, है ना। फिर क्या किया था? लोगों ने कहा था सब चीज सिफारिशी है, सब चीज
पैसे से आती है, क्या होता है ऐसे? मैं हजारों की तादाद में इंटरव्यू में बैठी हूँ और मेरी रेपुटेशन ये, तो मैं तो एक नया पैसा की शक्ल भी नहीं देखती। जहां पे लोगों को मेरिट पे करना होता है वहां मुझे बुलाते हैं, तो आज भी मेरिट में लोग लिए जाते हैं। कंपनीज बुलाती हैं मुझे, अच्छा सिलेक्ट करके मेरिट पे दो। यूपीएससी में जाती हूँ जहां आपके सिविल सर्वेंट बनते हैं, पीसीएस, एचसीएस, सब उत्तराखंड, यूपी, सब जगह पुलिस वाले, पब्लिक सर्विस कमीशन, जहां पे उन्होंने ईमानदारी से कराना होता है। तो मैं पूछती भी हूँ कि आप तो मुझे कुछ नहीं कह रहे। सिफारिशें मैंने सुना, बड़ी सिफारिशें आई। राजस्थान में मैं पुलिस की सिलेक्शन पे गई, तो मैंने उनको कहा कि आज दूसरा दिन हो गया, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा। उल्टा ये कह रहे, मैडम आप सवाल पूछो, आप सवाल पूछो। मैंने कहा ठीक है, कहते आ रही है ना सिफारिश, कौन कहता नहीं आ रही। मैंने कहा फिर आपने मुझे तो कुछ नहीं दबाव डाला। कहते हमको कहते वो जो बैठी है ना वो किसी की सुनती नहीं है, अपना बॉल पेन लेके आई हुई है। मैंने कहा आप मुझे बर्बाद हो गए। कहते आपने देखा नहीं, आपको जो सर्किट हाउस में रखा है, आपके कमरे के दोनों तरफ आईजीज हैं। वहां जाके फिर उस दिन शाम को देखा, वाकई इधर भी आईजी था, इधर भी आई था, बीच में मैं थी। फिर आपको पता नहीं आप किस गाड़ी में जाती हो, बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाती हो। मेरी बुला से मुझे क्या बुलेट प्रूफ गाड़ी की समझ थी। फिर मैंने देखा हाँ, वो तो शीशा ही नहीं खुलता, वो तो बुलेट प्रूफ गाड़ी है। मेरी पूरी प्रोटेक्शन करके मेरिट पे सिलेक्शन करवा दी। यहाँ चंडीगढ़ में मिस्टर आरपी सिंह होते थे आईजी, 1000 लोगों की इंटरव्यू करा दी कांस्टेबिलिटी के लिए। और मजे की बात ये कि वो जो बैठे थे डीआईजी, पता नहीं उन्होंने किसको कह दिया, शाम को रेडियो ऐसे लगाते ना, रेडियो लगाया तो सुन रही हूँ प्रोफेसर विदु मोहन वहां पे सिलेक्शन पे गई है, वो पुलिस वालों की सिलेक्शन करनी है। आई रैंक देम, मम्मी कहा यू क्रेजी, तुमने वहां पे रेडियो में करवा दिया, तुम मुझे मरवा के रख दोगे। कहते नहीं आप बुलेट प्रूफ गाड़ी में आती। फिर वो बुलेट प्रूफ गाड़ी, और लोगों को पता है वो आपके पास कोई नहीं आया, और बाकी मेरे पास कोई नहीं आया। लेकिन उसमें भी जो डीएसपी था ना बीच का, वो उनको डरा डरा के, जब वो करते ना उठक बैठक फिजिकल सारा, के पैसे लिए जा रहा था। फिर खुसर मुझे किसी एक ने कह दिया जी पैसे तो चढ़ते ही है ना। मैं कहा किसको पैसे चढ़े, तूने मुझे कितने पैसे दिए, 10 पैसे भी दिए? नहीं आपको तो मैं जानता भी नहीं कौन हूँ। तो मैंने कहा यही तो मैं बैठी हूँ, सिलेक्शन तो मैं करूंगी, आईजी साहब ने मुझे बैठाया यहाँ, डीआईजी साहब ये सब मुझे सुनते हैं, तो तूने किसको? नहीं जी डीएसपी साहब ने सबको वहां कहा है। फिर मैं गई बार, मैंने कहा जितने लोग यहाँ बैठे हो, एक पैसा भी यहाँ नहीं चढ़ रहा है, और कोई मांगे तो आके हमको रिपोर्ट करो, क्योंकि यहाँ पे मेरिट पे सिलेक्शन होगी और सिर्फ मेरिट पे होगी। आप मेरी ये तक कहानी इसलिए सुना रही हूँ कि आज भी मेरिट है। मानती हूँ पॉलिटिशियंस भी करते हैं, मानती हूँ कि पॉलिटिशियन भी पैसा लेके खाते हैं, लेकिन एक चीज आपको राज की बात बताऊं, पैसा पूसा खा लेते हैं, लेकिन उसमें भी वो देख लेते हैं मेरिट किसकी है, मेरिट वाले को सिलेक्ट करा देते हैं, तो वैसे भी सिलेक्ट हो जाता, पैसा क्यों दिया। लेकिन आप क्या करते हो, बजाय इंटरव्यू की तैयारी के आप इन तैयारियों में घूमते रहते हो और फेथ इसी में रखते हो। मुझे अफसोस है कि हमारा जो इंडियन यूथ है वो इस भ्रम में पड़ गया है कि मेरिट जैसी कोई चीज नहीं होती और बाकी सब कुछ होता है। कहते हैं थोता चना बाजे घना, तो थोता चना मत भरिए ना, भरा हुआ चना बनिए, तो सिलेक्शन उनके पास कोई चारा नहीं होगा सिलेक्शन करने का। हाँ कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून हो जाता है गड़बड़। उसके बाद है आप नौकरी में लग गए, क्या वहां पे एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी? आप अब नौकरी में लग गए, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आपका एक प्रिंसिपल है, आपका वाइस प्रिंसिपल होगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, आप तो हेड नहीं हो ना, आप तो भी जूनियर हो बहुत। फिर आपका लेबोरेटरी का वो है, अटेंडेंट है, चपड़ासी भी है, सबसे डील करना है कि नहीं करना, हाउ टू डील विद देम, हाउ टू कोप विद देम, वो फिर आपका ये आ जाता है। फिर है जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाओगे पिरामिड बनती जाएगी ना, हार्ट बर्निंग, जेलसी, खाट खड़ी कर देनी, ये सब चीज होगा कि नहीं। सो हाउ टू कम आउट ऑफ इट, हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ सो वेल कि आप इंटरव्यू अपनी ऐसी दो क्या किसी का ये करने का मौका ही ना मिले। फिर है रिटायरमेंट आपकी आ गई। अब रिटायरमेंट आ गई तो क्या होता है, लोग डिप्रेशन में जाना शुरू कर देते हैं। मैंने यहाँ चंडीगढ़ में आज से कोई 20 साल पहले 1 हफ्ते की पूरी वर्कशॉप करानी शुरू की थी महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में, हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर रिटायरमेंट। मैंने दिखाया कि रिटायरमेंट इज गोइंग टू बी अ फ्रीडम फ्रॉम एवरीथिंग। कोई कैजुअल लीव नहीं भरनी, कोई ड्यूटी लीव नहीं भरनी, कोई किसी को एप्लीकेशन नहीं देनी,
अपने मन के राजा हो। अब मैं रिटायर्ड हूँ, मैं अपनी मन की रानी हूँ, जहां मर्जी जाऊं, मन करता आपको पढ़ाने आऊं, मन नहीं करता ना पढ़ाने आऊं, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी खुशबू ही बिखेरते जाओगे तो लोग आपको बुलाएंगे ही ना। आप चाहे सोशल सर्विस करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे म्यूजिक सीखो, जो भी मर्जी करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन ये प्लानिंग पहले होनी चाहिए। तो काउंसलिंग आ गई, पीरियोडेंसी आ गई कि नहीं आ गई। उसके बाद है कि आपने फिर बूढ़े हो गए तो कोपिंग प्रोसेस फॉर डिसेबिलिटीज। आजकल देखिए अभी कौन मरा, 110 साल का मरा, जोरा सहगल पता नहीं 90 समथिंग होके मरी। सब लोग 90s के तो सारे लोग मर रहे हैं, आपके तो पॉलिटिशियंस ही 80 से कम नहीं है। तो एजिंग हो रही है ना, और दिमाग धूम चल रहा है। तो अगर वो बन सकते हैं आपके चीफ मिनिस्टर, बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर 80s में जाके, तो लॉन्जेविटी तो हो गई है ना। तो प्रॉब्लम तो है ही, आंखें कमजोर हो जाएंगी, दांत टूट जाएंगे, कानों से सुनना कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर होगा, डायबिटीज होगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये बड़ी नॉर्मल रूटीन की चीजें हैं। हाउ टू कोप विद देम, हाउ टू डील विद देम एंड एक्सेप्ट इट, और एक्सेप्ट करके उस चैलेंज को आगे लेके चलो, आगे ना। तो ये सब डेवलपमेंटल स्टेजेस काउंसलिंग की हमारे साथ चलती हैं। ओके, हाँ जी, मेरा टाइम कब तक है ये बता दो। 11 तो बज गए, 11 बज गए। अच्छा लगा, बहुत अच्छा, ठीक लगा। अपने शिष्यों के साथ उनकी बात लिसनिंग करना सबसे बड़ी चीज है, लिसनिंग। वो मैं आपको जल्दी से, टाइम है तो मैं दिखा देती हूँ आपको। ये है बहुत कुछ, बहुत लंबा है, लेकिन वो नहीं करूंगी, सिर्फ लिसनिंग के ऊपर थोड़ा सा करा दूंगी। एक बिल्डिंग ऑफ ट्रस्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो आपका स्टूडेंट है क्या आप पे विश्वास करता है। विश्वास करता है तो आपके साथ है, विश्वास नहीं करता तो नहीं है। एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट लीड्स टू कंफ्यूजन। कंफ्यूजन में वो क्या करता है, पीछे बैठ के मूंगफली भी खाएगा, हवाई जहाज भी चलाएगा, करेगा ना। चौक तो अब नहीं, मैं क्योंकि ऐसे बोर्ड आ गए तो चौक फेंकने तो बंद हो गए। हमारे टाइम में तो चौक भी फेंका करते थे। आपने कभी चौक देखा है, चौक बोर्ड वाला? मैडम अभी भी है, हाँ। तो चौक आ जाते होंगे कभी। फिर वरी, ट्रस्ट नहीं है तो चिंता होगा। चिंता में यंगस्टर्स क्या करते हैं, चिंता, फिर गुस्सा, ये करते हैं ना सारी चीजें। इनएक्शन, क्लास में बैठ गए, दिमाग ही नहीं लगा रहे, कोशिश ही नहीं कर रहे। मैं तो जब क्लास में पढ़ाती हूँ, जब बहुत ऐसे यूं करते जो बैठ जाने, कहते जो कुछ बोल रही नोट्स बनाओ, लर्निंग विल टेक प्लेस अगर आप नोट्स बनाओगे। अगर आप लिखते जाओगे तो ध्यान तो आपको लगाना पड़ेगा, तभी तो लिखोगे, अगर लिख नहीं सकते। समझ रहे हो कि नहीं? देखो कि स्टूडेंट्स नोट्स बनाते जाए, नहीं तो याद ही कुछ नहीं होगा। लेकिन प्यार से समझा के बोर्ड को यूज कीजिए, बोर्ड पे सब कुछ लिखते जाइए। क्योंकि यहाँ ऑनलाइन है इसलिए मैं यहाँ पे फिक्स बैठी हूँ, अदरवाइज मैं जो क्लास में अगर आप आओ ना, मैं फिक्स नहीं बैठती, मैं बोर्ड को बहुत यूज करती हूँ। वहां से आपसे इंटरेक्ट कराया, आपसे पूछा, फिर बोर्ड पे लिखा, बोर्ड पे लिख के फिर आपको वापस दिया। बोर्ड को बहुत यूज कीजिए, दिस इज अ डायनामिक। ये तो मैकेनिकल चीजें है ना, ये तो एक बार आपने बना दी। लेकिन बोर्ड जो है, इंटरेक्शन कीजिए, लिविंग कीजिए। आपके पास टेक्निकल टर्म्स होती हैं, टेक्निकल टर्म्स को जरूर बोर्ड पे लिखिए। आपके पास बच्चे रूरल बैकग्राउंड से भी आ रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ के आए हैं, अगर अर्बन से भी आए हैं तो नकल मार के आए हैं, वर्ड्स ही नहीं आते होंगे, चीज ही नहीं आती होगी, वो प्रैक्टिस करवाइए। दूसरा चीज है ट्रस्ट, अगर बन जाए तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस। फिर आप में विश्वास है तो कॉन्फिडेंस आया, कमिटमेंट आई, फिर आप कुछ भी उनको कराओगे, कोई प्रैक्टिकल कराओगे, कुछ कराओगे, करने को तैयार हो जाएंगे। आप कहोगे अच्छा हम कुछ नया एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं आज पढ़ाने के लिए, क्विज करोगे? तैयार अगर होंगे, आपको ट्रस्ट करते हैं तो क्विज करेंगे। आपको अच्छा 50 का है तो हम 5 ग्रुप बना देते हैं, 10-10 के एक ग्रुप, और हर एक 10 के ग्रुप को कह दो तुम 10 क्वेश्चन दोगे, तुम 10 दोगे, तुम तो आपके पास 50 क्वेश्चन हो गए। वो फिर आपने मिला दिए क्विज के। फिर आपने कहा अच्छा अब ये क्विज होगा, एक उन्हीं में से वो मास्टर कंट्रोल होता है वो ले लिया, ये आइटम बोलेगा और क्विज का रेटिंग करेगा, कौन सा ग्रुप टॉप करेगा इसमें। तो सारे लोग तैयारी करके आएंगे ना उस टॉपिक पे, तो आपका टॉपिक तो पढ़ाया गया। यू गेट माई पॉइंट, यू हैव स्टार्टेड अ न्यू टेक्निक। पर पहले कॉन्फिडेंस में ले लीजिए तो कमिटमेंट होगी, फिर दिल हैव अ रॉलिंग टाइम। मैंने तो ये कराया हुआ है ना लोगों,
अरे दे हैव फन, दे लर्न, और सब एक दूसरे से compete कर रहे होते हैं, जल्दी बोल क्या जवाब है, जल्दी बोल, ऐसे होता है ना घर के एक्साइटमेंट थ्रिल, 1 घंटा कहाँ जाता है फिर पता भी नहीं चलता। देन कंटेंटमेंट, क्लास में खुश होते हैं, घड़ियां नहीं देखते, चौक नहीं मारते, कुछ नहीं करते, ट्रस्ट है आपके साथ, आपने उनको विश्वास उनका जीत लिया है। एंड देन हैप्पीनेस, तो क्या आपका अधिकार है हैप्पी होने का? हैप्पीनेस चाहते हो कि नहीं चाहते? आपके स्टूडेंट भी हैप्पीनेस चाहते हैं, तो आप भी खुश, आपके स्टूडेंट भी खुश। हंसने की आवाजें आती हैं, कई बार मुझे कहते हैं आप क्या कराती हो, आपकी क्लास में बड़ी हंसने की आवाज आती है। मैंने कहा हाँ, यहाँ मैं मातम करने थोड़ी आई हूँ, अच्छी चीज पढ़ाने आई हूँ, मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, तो ठीक है हंसे, ठीक है। ट्रस्ट बिगिंस कब होता है? जब आपका कम्युनिकेशन हो। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप बोलते जाओ, कुछ सुनो भी, कुछ मैं कहूँ कुछ तुम कहो, फिर मन की आगे बात हो, तो दोनों की आप थोड़ा सा ज्यादा बोलेंगे। शेयरिंग, तो शेयरिंग कीजिए, उनसे सुन भी लीजिए, हाँ तुम्हें क्या लगता है इस क्या होना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है क्या होना चाहिए, वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे देख दाख के बड़ी चीजें आते हैं। ओके सुन लीजिए, मान लीजिए एक लड़का काफी होशियार है आपकी क्लास में, लड़की काफी होशियार है, वो इंटरनेट पे देख के आती है, शी वुड लाइक कि भाई मेरी बात सुनी जाए। मैं हाँ मुझे लग रहा है कि तुम कुछ कहना चाहती हो, आ जाओ बनाओ, बोर्ड पे क्या देख के आई हो, करके ही बोर्ड पे बनाती है, वेल डन, शाबाश बहुत अच्छा किया है, लेट्स गिव हर अ क्लैप, चलो ताली बजा दी आपने, सब खुश। अगली बार और स्टूडेंट भी पढ़ के आएंगे, जो आप चाहते हो कि पढ़ने का दौर शुरू हो जाए। शुरू हो गया कि नहीं हो गया? शुरू हो गया, ये वो चीज है। देन शेयर्ड विजन, विजन सिर्फ आपका ही नहीं होता, उनका विजन भी होता है। आपकी क्लास में 10 20 30 40 जो भी बैठे हैं, उनका भी विजन होता है, विजन उनका सुन लीजिए, सुनने में अर्थ क्या, कई चीजें आपके साथ ही मिलती होंगी, क्या ना, okay yes I also feel this, you also feel this, and then being reliable, dependable, आप डिपेंडेबल हो, रिलायबल हो, तो आपका ट्रस्ट होता है। तो ये करना जरूरी है कि नहीं? एज ए टीचर ऑल्सो, नॉट नेसेसरली सिर्फ काउंसलिंग में करोगे, एज ए टीचर ऑल्सो यू कैन डू दिस। बस काफी हो गया, बोझ तो नहीं पड़ा? है तो बहुत कुछ पर, लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं है, आपकी मेरे ख्याल में कोई आए नहीं है, आपने कहीं और जाना है? अच्छा 1 मिनट, वो जो भाई बीकानेर वाले हैं और रैप वाले हैं, आपने कुछ पूछना है?